जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फाइनली आज से हम क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित थी। एंड इसमें टोटल 11 चैप्टर दिए गए थे। इन 11 चैप्टरों को हमने 3 से 4 दिनों में कंप्लीट कवर किया है। अगर आपने अभी तक इसकी क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है एंड कमेंट बॉक्स में भी हमने प्लेलिस्ट को पिन कर दिया है, जिसके माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आगे आने वाली क्लासेस भी इसी प्लेलिस्ट में आगे चल करके ऐड की जाएंगी, तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव जरूर कर लेना। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है, इसकी क्लासेस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित है, जिसमें टोटल हमें 10 चैप्टर देखने को मिलते हैं एंड इसे भी हम 3 से 4 दिनों में कंप्लीट कवर करेंगे। एंड यहां पर हम क्लासेस की जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। काफी सारे लोगों ने मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कॉल की एंड कमेंट करके बताया कि जो हमारी क्लासेस आ रही हैं बहुत फास्ट आ रही हैं। डेली 4 क्लासेस ले रहे थे, 4 चैप्टरों को कंप्लीट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग नोट्स नहीं बना पा रहे थे, बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्लासेस को थोड़ा सा स्लो कीजिएगा। किसी एक या दो व्यक्ति का मैसेज आता तो मैं इस बात को इग्नोर कर देता, लेकिन लगभग 100 लोगों ने मेरे पास इसके लिए मैसेज किया। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अब डेली आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। अभी 4 क्लासेस आ रही थी, लेकिन अब 3 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। सुबह ठीक 7 बजे, दोपहर को 12 बजे, और जो 4 बजे वाली क्लास थी ये अब कैंसिल है। अब आपको रात को 8 बजे एक क्लास देखने को मिलेगी। तो 3 क्लासेस आएंगी, सुबह 7 बजे, दोपहर को 12 बजे और रात को 8 बजे। अब चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, अगर आप हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को कंप्लीट ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कभी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पर जाकर के आप इस कोर्स को कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्टों को कंप्लीट कवर कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी की यही रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड डाउट ग्रुप और क्विज, ये 5 चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अब चूंकि मैं लगभग 4-5 सालों से यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहा था, तो मुझे इस बात की जानकारी थी कि सभी बच्चे पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स जो है ये एक पेड कोर्स है, ठीक है। तो मुझे पता था कि सब बच्चे पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसी बात का ध्यान रखते हुए हमने हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने का निर्णय लिया है। आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के एक सीक्वेंस में इन सभी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ये सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसकी प्लेलिस्ट जितनी बनाई जाएंगी वो सारी की सारी आगे चल करके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहां पर भी ये सारी की सारी क्लासेस उपलब्ध होंगी। आगे बढ़ने से पहले जब हमारी क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट हुई तो मैंने एक पोल डाला था हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका रिजल्ट मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, ठीक है। हमारा चैनल ये रहा, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमने पोल डाला था कि हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है वो आज कंप्लीट हो गई है, और कल से क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। आप हमारी क्लासेस को कितने की रेटिंग यहां पर देंगे, जो हमारी क्लासेस हुई हैं इसमें कितने की रेटिंग आप हमें यहां पर देंगे, ये हमने यहां पर प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा था, ठीक है। इसमें 239 लोगों ने वोट किया हुआ है, ठीक है। 239 लोगों ने यहां पर वोट किया हुआ है, और इसमें 74% लोग जो हैं इन्होंने कहा कि 5 में से 5 की रेटिंग देना पसंद करेंगे। मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप लोगों को हमारी क्लासेस इतनी ज्यादा पसंद आ रही हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जिन लोगों ने 4 और 5 की रेटिंग दी उनमें से 21 लोगों ने यहां पर कमेंट करके भी बताया कि वो क्यों 4 या 5 की रेटिंग यहां पर दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने 1 से लेकर के 3 तक की रेटिंग दी, इन लोगों ने कमेंट नहीं किया, इन लोगों ने केवल रेटिंग दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, मैंने ये पोल इसलिए डाला था ताकि मैं आप लोगों के रिव्यूज देख पाऊं, और रिव्यू के माध्यम से हमारी क्लासेस में जो नहीं है हम वो आपको प्रोवाइड कर पाए, हम अपनी क्लासेस को और भी अधिक बेटर कर पाए, जिससे कि आपकी जितनी भी मतलब डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी नहीं लग रही हैं तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि भाई क्या ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, एंड उसको यहां पर सुधारने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने 1 से लेकर के 3 तक की रेटिंग की है, इनमें से किसी ने भी एक भी कमेंट नहीं किया है, ठीक है। आप जाकर के अभी के भी चेक कर लो, 21 कमेंट अभी आए हुए हैं। और आगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज जाकर कमेंट करके बताओ कि भाई क्या रीजन है जिस वजह से आपने 1 से लेकर के 3 तक का कमेंट किया। बाकी जिन लोगों ने 4 और 5 की रेटिंग की, इन लोगों ने कमेंट करके बताया कि क्यों
ये अपनी ये रेटिंग यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने चूंकि इस पोस्ट में लिंक लगा दी थी, इस वजह से ये पोस्ट अधिक वायरल नहीं हो पाई। अन्यथा आप हमारे पोस्ट में अगर आप देखोगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4200 के आसपास आंसर आते हैं। ठीक है, 4000 हो गए, 3000 हो गए, इतना आता है। ये लिंक हमने यहाँ पर लगा दी थी प्लेलिस्ट की, जिस वजह से यहाँ पर ये पोस्ट अधिक वायरल नहीं हो पाई। अन्यथा बहुत सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट और मतलब वोट आते। चलिए इसी के साथ में हम आगे यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट की लिंक इसलिए दे दी थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में मैंने जब देखा तो मुझे पता चला। ठीक है, और मैंने सोचा इसको डिलीट ना किया जाए, आप लोगों के जो रिव्यूज आते हैं उनको देखा जाए। ठीक है, तो मैं बाद में इसको डिलीट नहीं कर पाया। ठीक है, ताकि आप लोगों के रिव्यूज हमें पता चल सकें। ठीक है, ये लिंक इसलिए लगा दी थी ताकि जो लोग यहाँ पर इस पोस्ट को देख रहे हैं वो लोग इसके माध्यम से अपनी क्लासेस को भी ज्वाइन यहाँ पर कर पाए, जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री के सिलेबस की। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जो हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, ये मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित है। और एनसीईआरटी के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें आपको सन 750 से लेकर के सन 1750 के बीच का इतिहास देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि 1000 वर्षों का इतिहास हमारे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। अब आइए एक बार देखते हैं कि जो हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने को मिलेंगे। इससे पहले एक बार सिलेबस की हम जानकारी कर लेते हैं। तो हमारी जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है, इसमें हमने 2020 से लेकर के 2024 तक का जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है, 2020, 21, 22, 23, 24, इसमें जितनी भी बुक्स आई हैं, इन सभी बुक्स का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं। जितने भी चैप्टर दिए गए थे और इन चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक दिए गए थे, सारे के सारे टॉपिक आपको हमारी इस एनसीईआरटी की सीरीज में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं एंड इन चैप्टर्स में हमें क्या क्या डिस्कस करने को मिलेगा। फिर हम आज के इस क्लास में क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब जो ये चैप्टर है, इसमें बेसिक रूप से बेसिक जानकारियां दी गई कि इन 1000 वर्षों में, यानी कि सन 750 से लेकर के सन 1750 के बीच में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इनके बारे में क्या है कि बताया गया है, बहुत डिटेल में इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस थोड़ी बहुत जानकारियां दी गई। लेकिन ये जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल जानकारियां हैं, जिससे कि इस चैप्टर से हमें कई सारे प्रश्न बनते हुए भी देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है नए राजा और उनके राज्य। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि मध्यकालीन भारत तक आते आते किन नए राज्यों का विकास हुआ एंड इसके राजा कौन थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है दिल्ली के सुल्तान। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली में कितने सुल्तानों ने आकर के राज किया, उन्होंने दिल्ली को कैसे जीता एंड दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने किस तरह की चलाई। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मुगल साम्राज्य। यहां पर हम मुगलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मुगल साम्राज्य में कुल कितने शासक हुए और इन शासकों ने कैसे और कहां कहां पर अपना राज्य स्थापित किया और कैसे साम्राज्य की व्यवस्था इनकी थी। चैप्टर नंबर 5 शासक और इमारतें। हमारे देश में शासन करने वाले जो शासक थे, उनके द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में हम यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कई सारे मुस्लिम शासकों के द्वारा बनाई गई इमारतें हैं और कई सारी इमारतें हमें हिंदू राजाओं के द्वारा बनाई हुई भी देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट है, जो अगला चैप्टर है, वो है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। यहां पर हम डिस्कस करेंगे मध्यकाल के व्यापार के विषय में। नगर जो थे उनको कैसे बसाया गया, वो व्यापारों के केंद्र किस तरह से बने। इसके बाद में हमारे देश का जो व्यापार था, जो हमारे देश में व्यापार किया जाता था, उसके लेवल को डिस्कस करें कि विदेशों से मध्यकाल में कितना व्यापार हुआ करता था। हमारे यहाँ की शिल्पकारी जो थी, ये बहुत प्रसिद्ध थी, तो इसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। यहां पर हम सबसे पहले जनजातीय लोगों की बात करेंगे, जो कि आई थिंक आदिवासी लोग हैं। ठीक है, इन आदिवासी लोगों की बात करेंगे। आदिवासी के बाद में हमारे समाज में, हमारे देश में एक ऐसी जनजाति भी थी, एक ऐसे लोग भी थे जो घूमते रहते थे साल भर, कभी भी एक स्थान पर टिक करके नहीं रहते थे। जहां पर इनको भोजन मिलता था, भोजन के लिए भोजन के लिए तो नहीं कह सकते, अब ऐसे समझो कि जानवरों का झुंड इनके साथ में रहता था। ठीक है, और जानवरों के साथ में पूरे देश में ये भ्रमण करते रहते थे और केवल अपनी पेट पूजा करने का काम करते थे। इनको खाना बदोश कहा गया। इनके बारे में डिटेल में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा एक जगह बसे हुए समुदाय, जो विभिन्न समुदाय थे, जो गांव बना करके रहते थे, इनके बारे में भी चर्चा की गई है। चैप्टर नंबर 8 में ईश्वर से अनुराग, इसमें हम चर्चा प्राप्त करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश में भक्ति काल जो रहा है, उसका मध्य काल में भक्ति परंपरा जो रही, इसका मध्य काल में कितना विकास हुआ। यहां पर हम जो भक्ति का क्षेत्र रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अब जो चैप्टर नंबर 9 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर कई बार प्रश्न आ जाता है।
है। चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 9 में हमें कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, जिन पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों का किस तरह से निर्माण हुआ। अब चाहे वो चित्रकला के क्षेत्र में हो या फिर नृत्य के क्षेत्र में हो, जैसे कि अगर आप देखते हो तो अलग अलग प्रकार के आपको हमारे यहाँ पर प्राचीन मध्यकाल के नृत्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में हो, ठीक है, या फिर अन्य कई सारे और क्षेत्र हैं जिनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 10 है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक परिवर्तन। यहां पर हमारे देश में जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है, तो उस वजह से कैसे कैसे परिवर्तन आए, एंड इन सब के अलावा हमारे देश में जो मुगलों का प्रभाव समाप्त होता हमें देखने को मिलता है, उसका भी चर्चा इस चैप्टर में मिलता है। तो उसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि मुगलों की सत्ता कैसे खत्म में आई और सत्ता कैसे खत्म होने लगी, ठीक है। तो इसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, हमारी जो क्लासेस हैं, इनके जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये नोट्स स्पेशली सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए। एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम के अलावा अगर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये नोट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप हमारे नोट्स को पढ़ते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए तो ये नोट्स हमने स्पेशली टारगेट किए हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो या फिर एसएससी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो, नोट्स पढ़ते हो, तो 100% एनसीईआरटी से अगर प्रश्न आएगा तो आपको हमारे नोट्स में वो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। मैं इसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। और हमारे जो ये एनसीईआरटी की स्पेशल कोर्स की क्लासेस हैं, हम इन्हें बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने तो अपना यहां पर कर्तव्य कर दिया। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि जितने भी बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सभी तक हमारे इस कोर्स को पहुंचाओ, ताकि वो लोग भी बिल्कुल फ्री में आकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर इस कोर्स को ज्वाइन कर सके। एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसकी हम जानकारी टेलीग्राम पर पहले प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कई सारे पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। अगर आप प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक सभी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें जो 1000 वर्षों की बात की जा रही है वो सन 750 से लेकर के सन 1750 की बात यहां पर की गई है, ठीक है। एनसीईआरटी में आगे इस बात को हम डिस्कस भी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली हेडिंग जो हमें यहां पर मिलती है, नई और पुरानी शब्दावली, इसी को यहां पर हम डिस्कस करते हैं। नई और पुरानी शब्दावली, यहां पर देखो शब्दों की बात की जा रही है कि पहले शब्दों का अर्थ कुछ और था और आज के टाइम पर उन शब्दों का अर्थ कुछ और था, तो ये कैसे बदला, इसकी यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में हमें मिलते हैं। अब चूंकि अगर हम प्राचीन काल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो हमने वहां पर पढ़ा था कि जो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद की भाषा हमें जो संस्कृत उसमें दी गई है वो बहुत कठिन देखने को मिलती है। एंड अगर आप आज की संस्कृत से उस संस्कृत को कंपेयर करोगे तो बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें तो कहा ही जा रहा है कि जो हमें ऐतिहासिक अभिलेख देखने को मिलते हैं, ये कई भाषाओं में देखने को मिलते हैं, कई तरह की भाषाओं में देखने को मिलते हैं। और ये जो भाषाएं हैं समय के साथ साथ बहुत बदलती भी हैं, बहुत सारी भाषाएं बदली हैं। हमने संस्कृत का ही एग्जांपल लिया, जब ऋग्वैदिक काल में संस्कृत को लिखा गया था, ठीक है, तब उसकी जो क्वालिटी थी वो अलग थी, बहुत कठिन संस्कृत थी। और आज के टाइम पर हम जिन स्कूलों में संस्कृत पढ़ते हैं वो बहुत आसान संस्कृत है, ठीक है। तो समय के साथ साथ जो ये भाषाएं हैं ये बहुत अधिक बदली भी हैं। उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि मध्य युग की जो फारसी है और जो आधुनिक फारसी है, इस भाषा में काफी अंतर आपको यहां पर देखने को मिलता है। आगे कहा जा रहा है ये जो भिन्नता है सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, कहने का अर्थ यहां पर एक जो आपको फर्क देखने को मिल रहा है प्राचीन मध्यकाल की भाषा और आज की भाषा में, यानी जो मध्य युग की जो फारसी है और अगर हम आधुनिक फारसी की बात करें जिसका इस्तेमाल आज के टाइम पर हम करते हैं, इसमें अगर हम अंतर की बात करें कि हमें क्या अंतर देखने को मिलते हैं, तो केवल व्याकरण में ही अंतर नहीं किए गए, केवल शब्द भंडार, यानी कि ऐसा हो गया कि भाई एक ही चीज के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा या फिर कई सारे शब्द, मतलब इसमें पर्यायवाची शब्द जुड़ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ अंतर व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं मिलता, बल्कि समय के साथ साथ शब्दों का अर्थ भी धीरे धीरे बदलने लगा और बदल जाते हैं, जिसको अभी हम यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते भी हैं, ठीक है। तो आगे अगले पॉइंट में यहां पर एग्जांपल भी दिया जा रहा है, जिसको आइए हम यहां पर देखते हैं। तो कहा जा रहा है आज हम हिंदुस्तान शब्द का आधुनिक राष्ट्र भारत के लिए अर्थ में लेते हैं। जो आज हम लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं ये हमारे देश के लिए करते हैं जिसका नाम है भारत, ठीक है। तो भारत के लिए बेसिकली हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर 13वीं सदी की बात की जाए तो 13वीं सदी में जब एक फारसी इतिहासकार जिसका नाम है मिनहाज ए सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग
13वीं सदी में किया था, ठीक है। तो इन्होंने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो इनका आशय केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाके थे यहां के लिए इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के आसपास के क्षेत्र थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझो। यहां पर बताया जा रहा है कि भाई जो शब्द हैं, ठीक है, जो भाषा है, इन शब्दों का अर्थ समय के साथ कैसे बदलता है। कहा जा रहा है आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे भारत देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब 13वीं सदी में सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था तो मिन्हाज सिराज ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान शब्द का। इनका जो आशय था, मतलब इन हिंदुस्तान शब्द का अर्थ जो इन्होंने उस समय रखा था वो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो इलाके हैं इन इलाकों के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। एंड इसके अलावा इस शब्द का जो राजनीतिक अर्थ निकाला गया था वो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में जो इलाके आते थे उस इलाके के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन आज इस शब्द का प्रयोग हम हमारे संपूर्ण भारत के लिए करते हैं। हम राष्ट्र, जो हमारा आधुनिक राष्ट्र राज्य है जिसका नाम भारत है, इस राज्य के लिए, इस भारत के लिए हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे एक शब्द का अर्थ ही पूरा बदल गया। पहले केवल दिल्ली सल्तनत के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अब पूरे भारत के लिए, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पहले 13वीं सदी में मिन्हाज सिराज ने, फिर 16वीं सदी तक आते आते बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। जब इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो हमारे इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहां के निवासियों की संस्कृति का वर्णन के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहले 13वीं सदी में इसका अर्थ कुछ और था, 16वीं सदी में आकर के इसका अर्थ कुछ और हो गया और हमारी आधुनिक भारत तक आते आते इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया, ठीक है। बाबर ने इसका उपयोग किस लिए किया, जो हमारे उपमहाद्वीप का भूगोल है, ठीक है, पशु पक्षी हैं और यहां के निवासी हैं, इनकी संस्कृति का वर्णन करने के लिए कि यह हिंदुस्तान की संस्कृति है, ठीक है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त किए गए हिंद के ही कुछ समानता, ठीक है। देखो जो अमीर खुसरो है, ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में आगे के चैप्टर्स में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि कवि थे ये अमीर खुसरो और इन्होंने 14वीं सदी में हिंद शब्द का प्रयोग किया था। किसके लिए किया था, हमारे भारत के भूगोल के लिए, हमारे भारत के पशु पक्षियों और यहां की संस्कृति के लिए, यहां के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था। और बाबर ने आगे चल करके इसके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ के देखते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हम आज के टाइम के लिए करते हैं, इसका मतलब इस तरह से पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो कि उस समाज या उस संस्कृति का अंग नहीं हो उसे विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्मीय जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। इसको थोड़ा सा बारीकी से समझो। हम यहां पर समझ रहे हैं कि समय के साथ में शब्दों का अर्थ कैसे बदलता है, ठीक है। तो यहां पर जो विदेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए किया गया है। अगर मान लेते हैं कि ये एक गांव है और ये एक गांव है, ठीक है, ये गांव है ए और ये गांव है बी, ठीक है, ये बी गांव है। बी गांव से ए गांव में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो इसे परदेशी यहां पर कहा जाएगा। आज हम परदेशी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, जो हमारे राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए, ठीक है भाई। हमारे देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में जो चला जाता है उसके लिए हम परदेशी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे देश से दूसरे देश में जो चला जाए उसके लिए हम विदेशी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। परदेशी भी उसे कहा जाता है, ठीक है। परदेशियों और विदेशी दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली आज मतलब बहुत दूर जब कोई व्यक्ति चला जाता है हमारे राज्य को, तब हम उसके लिए परदेशी शब्द या फिर विदेशी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले एक गांव से दूसरे गांव में जाने वाले व्यक्तियों के लिए इस विदेशी या फिर परदेशी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आज के टाइम पर अगर हम देखें, ठीक है, परदेशी, विदेशी और अजनबी ये तीनों मतलब एक ही हैं, ठीक है। मतलब संस्कृत का अंग, हाँ वही कहा जा रहा है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमारे गांव का ना हो, हमारे समाज का ना हो, हमारी संस्कृत का ना हो, अगर वो बाहरी व्यक्ति है यानी कि हमारे गांव के बाहर से अगर आ रहा है, ठीक है, और वो हमारी संस्कृति का अंग नहीं है और हमारे समाज का नहीं, तो हम उसे विदेशी कहेंगे। लेकिन अगर हमारे
हमारे ही गांव में रहने वाला, हमारी संस्कृति से भिन्न कोई व्यक्ति है, यानी कि कोई अलग धर्म का व्यक्ति है, तो उसे हम परदेसी या विदेशी नहीं कहेंगे। ठीक है, विदेशी को हिंदी में परदेसी कहा गया, ठीक है, और फारसी में अजनबी कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से शब्दों के अर्थ बदलते हैं जैसे जैसे समय बदला, आप यहां पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में इतिहासकार और उनके स्रोतों की बात की जा रही है। हमने देखा था हमारी क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में कि प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो इतिहासकार हैं वो सूचनाएं इकट्ठी करने का सूचनाएं प्राप्त करने के लिए स्रोत ढूंढने का प्रयास करते हैं। स्रोत जैसे कि भाई इमारतें ढूंढते हैं, ठीक है, पुराने समय में लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की खोज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुराने समय के सिक्के हो गए, मनके हो गए, ठीक है, बस्तियां हो गई, इन सभी चीजों को ढूंढने का प्रयास करते, अभिलेखों को ढूंढने का प्रयास करते थे और इन्हीं के माध्यम से जानकारी मिलती थी। लेकिन मध्यकाल तक आते आते चीजों में कैसे परिवर्तन आया, इस चीज को आप यहां पर समझो। पहले बिंदु में कहा जा रहा है इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इतिहासकार जिस युग या फिर जिस समय काल का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उस समय काल की प्रकृति को देखते हुए कि समय पर किस तरह के लोग थे, किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है, इस प्रकृति को देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में यानी कि क्लास 7 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर के 1750, हाँ मतलब 750 कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, सन 700 ही समझ लो, ठीक है, सन 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक के यानी कि लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसलिए इसके लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस पुस्तक को लिखने के लिए इस पुस्तक में जो इतिहास दिया गया है, ठीक है, इस इतिहास का को लिखने के लिए, इस इतिहास को समझने के लिए इतिहासकार ने जिन स्रोतों का प्रयोग किया है उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। एक मिनट, इसके लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी चली, हाँ बिल्कुल सेम कहा जा रहा है। मतलब इस समय काल के इतिहास को समझने के लिए इतिहासकारों ने जो स्रोतों का प्रयोग किया, जिस प्रकार के साक्ष्यों का प्रयोग किया, जिन चीजों का प्रयोग किया, वो लगभग वैसी ही थी जो मतलब प्राचीन काल में हमें देखने को मिलती है। कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं जो कि अभी हम आगे चल करके इसको डिस्कस करेंगे। अगले बिंदु में कहा जा रहा है इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, अभिलेखों और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला, यानी कि जिस प्रकार के बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उनके स्ट्रक्चर्स तैयार किए जाते थे। हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में समझने के लिए वहां के बिल्डिंग को समझा गया था, वहां के निवासी कैसे रहते थे, इसको समझने के लिए वहां की जो सभ्यता में प्राप्त हुई, सभ्यता में जो बिल्डिंग्स मिली हैं, बिल्डिंग्स का अध्ययन किया गया। तो आज भी जो इतिहासकार हैं ये मध्यकाल के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला, इसकी जानकारी इकट्ठे करते हैं, शिलालेखों को इकट्ठा करते हैं, सिक्के इस टाइम पर जो यूज किए जा रहे थे इनका इस्तेमाल करते हैं, एंड इसके अलावा लिखित सामग्री पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक है, लिखित सामग्री देखो पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। ठीक है, प्राचीन काल में कई सारे लोग थे जो कि लिखित सामग्री का उपयोग ही नहीं करते थे। ठीक है, तो यहां पर हमें मुख्य रूप से निर्भर रहना पड़ता है जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि शिलालेख हो गए, स्थापत्य हो गए, सिक्के हो गए, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हो गई। लेकिन मध्यकाल तक आते आते में कुछ चीजों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, पहले से काफी भिन्न चीजें देखने को मिलती, कुछ बातें अलग देखने को मिलती हैं। इस युग में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। अब जैसे जैसे अगर आप मध्यकाल के बारे में पढ़ोगे तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि चीजें बदलने लगी थी, लोग पढ़ने लिखने लगे थे। ठीक है, पढ़ने लिखने तो पहले भी लगे थे, ऋग्वेद को लिखा गया तो मतलब ऐसे कोई वो नहीं, पढ़ते लिखते तो पहले भी थे। यहां पर क्या हुआ था, समाज में परिवर्तन आने लगा था। ठीक है, तो लोग लिखित सामग्री का प्रयोग बड़ी संख्या में करने लगे थे। वही यहां पर कहा जा रहा है इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी धीरे धीरे स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। जब इनको लिखित सामग्री मिलने लगी तो उससे जानकारियां मिल जाती थी, और फिर इन्होंने जो दूसरे प्रकार की चीजें थी जैसे कि सिक्के हो गए, स्थापत्य हो गए, शिलालेख हो गए, तो इनका प्रयोग कम करने लगे।
लगे। अब भाई जैसे कि इनको जानना था कि मुगल महाराजा जो थे, मुगल जो साम्राज्य के शासक थे, वो किस तरह की गतिविधियां करते थे, तो उनके बारे में इनको लिखित सामग्री मिल गई, जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे इन्होंने बाकी चीजों का प्रयोग कम किया, इनके इतिहास को समझने के लिए थोड़ा बहुत किया, मतलब प्रूफ करने के लिए कि हाँ भाई ये सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी मतलब अन्य चीजों का उपयोग कम किया। अगले पॉइंट में, हाँ अगले पॉइंट में, इस समय के दौरान जो हमें ये टाइम पीरियड देखने को मिलता है मध्यकाल का, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा, ठीक है। कागज बड़े पैमाने पर बनने लगा तो सस्ता मिलने लगा और इसका उपयोग भी बढ़ गया। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने के लिए इनका प्रयोग करने लगे। यानी कि जितने भी प्रकार की चीजों में लिखने की जरूरत पड़ती थी, उन सभी जगहों पर अब कागज का प्रयोग होने लगा। कहां पर? मध्यकाल में। हम यहां पर बात करें सन 700 लेकर के 1750 तक की, ठीक है। यहां पर 750 ही होगा आई थिंक, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप 700 से 1750 भी समझ सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 साल तो मतलब इधर उधर हो जाएंगे, मतलब बहुत लंबे समय की बात है, ठीक है। तो उस समय का मतलब कोई एग्जैक्ट डेट तो दिया नहीं गया है, इसलिए ये एक टाइम पीरियड दिया गया है मोटे तौर पर, ठीक है। तो यहां पर 700 से 1750 के बीच में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे 1750 तक आते आते लोगों ने कागज का प्रयोग काफी बढ़ा दिया था, ठीक है। जो धर्म ग्रंथ थे उनको कागजों पर लिखा जाने लगा, जो उपदेश दिए जाते थे उनको कागजों पर उतारा जाने लगा, जो अर्जियां लगाई जाती थी, राजा के पास अर्जी लगाने के लिए जा रहे, हम अधिकारी के पास जा रहे हैं, तो उनको भी कागज पर लिख करके ले गए, ठीक है। इसके अलावा जो अदालतें चलने लगी थी, ठीक है, 1750 तक आते थे, कई सारी अदालतें राजा लोग लगाते थे, ठीक है, दरबार लगाते थे, तो यहां पर भी कागज का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा था। आगे कहा जा रहा है जो धनी व्यापारी लोग थे, धनी व्यक्ति जो थे, धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब जो मतलब धनी व्यक्ति थे, ठीक है, राजा लोग थे, मठ वाले लोग थे, मंदिर वाले लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, जो प्राचीन काल की पांडुलिपियां हैं या फिर इस टाइम पर जो पांडुलिपियों को लिखा जा रहा था, इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इकट्ठा करने के अलावा इनको बहुत ही संभाल करके पुस्तकालय बनाए गए थे, ठीक है, जिन्हें आज हम लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी टाइप की बनाई गई थी और अभिलेखागार बनाए गए थे, ठीक है। यहां पर सुरक्षित रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि भाई मध्यकाल में लिखी गई, ठीक है, और शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं, इस वजह से इनको समझना बहुत कठिन है, ठीक है। अगले पॉइंट में अभिलेखागार का अर्थ बताया गया, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि संभाल करके रखा जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अपने अपने अभिलेखागार हैं। याद रखना, अभिलेखागार ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, उनको संभाल करके रखा जाता है, जहां पर दस्तावेजों और लिखित सामग्रियों को, वहीं अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, ठीक है, पुस्तकालयों की आप बात करें, तो यहां पर विभिन्न प्रकार की किताबें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो आपको अभिलेखागार होते हैं, यहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ही रखा जाता है, जैसे कि सरकारी जो अभिलेख हैं, ठीक है, सरकारी कागज हैं, राष्ट्रीय का, आज अगर आप देखो तो राष्ट्रीय और राज्य सरकारें जो हैं, इन सभी के पास में अपने अपने अभिलेखागार हैं। आप देखोगे रिकॉर्ड रूम कहे जाते हैं, ठीक है, तो वही अभिलेखागार आप इसको कह सकते हैं, एक तरह से उसी तरह का होता है, ठीक है, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। एक तरह से इसको रिकॉर्ड रूम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, उन दिनों छापे खाने उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए यानी कि देखो उस समय क्या है कि प्रिंटर का आविष्कार ही नहीं हुआ था मध्यकाल में, ठीक है। अब जब प्रिंटर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आज के टाइम जैसे हम देखते हैं छापे खाने, हमें बुक प्रिंट करवानी है तो हमने आपको पीडीएफ दे दिया, आप ले गए, आपने प्रिंट करवा लिया, 100 लोगों ने प्रिंट करवा लिया तो 100 लोगों के पास में पीडीएफ पहुंच गए, ठीक है। लेकिन पहले तो ऐसे था नहीं, ठीक है, पहले तो ऐसा था नहीं, पहले उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक और नकल नबीस हाथ से इन पांडुलिपियों को लिखा करते थे, ठीक है। भाई एक पांडुलिपि इनको मिली, ठीक है, और राजा ने कहा कि भाई इस पांडुलिपियों को हमें 10 लोगों को देना है। एक पांडुलिपि की हम 10 कॉपी ऐसे तो तैयार कर नहीं सकते कि भाई प्रिंटर है और लगाया एक तरफ से प्रिंटर में, खटाखट 10 कॉपी उसकी निकल गई, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या करते थे, जैसे आज के टाइम पर बच्चे कॉपी की नकल उतारते हैं, आपने भी उतारी होगी, उतारी नहीं उतारी नकल है, जब आपका काम पीछे हो जाता है तो अपने दोस्त से कहोगे कि भैया हमें कॉपी दे दो लिखने के लिए, वरना कल हमारे मास्टर
साहब बहुत मार मारेंगे, लाल कर देंगे। मेरी बहुत मार पड़ी है, मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूं, मेरी बहुत मार पड़ी, मेरी कभी कॉपी पूरी होती ही नहीं थी। और आज देखो आप लोगों को मतलब कंप्लीट नोट्स बना के प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। मेरी कभी कॉपी पूरी नहीं होती थी हर सब्जेक्ट की। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिनकी मैंने कॉपी कभी पूरी बना ही नहीं पाई, और इसलिए मेरी मार भी बहुत पड़ती थी, ठीक है। और मतलब अक्सर कर ऐसा देखा जाता है जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी कॉपी को पूरा नहीं कर पाते। अच्छा, जिस तरह से हम कॉपी अपने दोस्त की लेकर के आते हैं और उसकी कॉपी से अपनी कॉपी में नोट करके अपना काम पूरा करते हैं, इसी तरह से पहले लिपिक या फिर नकल नवीस हुआ करते थे, ठीक है। ये हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिकृतियां, प्रतिकृति यानी कि इसकी कॉपी तैयार करते थे। एक पांडुलिपि की जैसी दूसरी पांडुलिपि बनाया करते थे। उस समय पर रोजगार पाने का यह भी एक माध्यम था। अब अगर आप आज इन सभी प्रिंटरों को खत्म कर दो तो आज भी रोजगार का ये एक माध्यम बन सकता है। भाई ऐसे तो रोजगार मिल सकता है ना आपको, ठीक है। तो भाई ऑप्शन है, करना चाहो तो कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है कि प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। अब कई बार क्या होता है कि भाई जब अपने दोस्त की कॉपी लेकर के आते हैं तो हमें उसकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है, और कुछ जगहों पर हम गलत भी लिख देते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है। इसी तरह से जब ये नकल नवीस जो हैं ये पांडुलिपियों की प्रकृति तैयार करते थे, ठीक है, इनकी कॉपी तैयार करते थे, तब इनकी कॉपी तैयार करते समय कई बार क्या होता था कि ये छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द या फिर कहीं कोई वाक्य पूरा का पूरा बदल दिया, ठीक है, क्योंकि इनको भी मतलब चीजें समझ में नहीं आती थी कि यहां पर लिखा क्या है, इसलिए ये अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई करके लिख देते थे, जैसा कि आप करते हो नहीं करते हो, ठीक है। इसी तरह से मतलब ये लोग भी किया करते थे। आगे कहा जा रहा है सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती चली गई। मतलब आज क्या है कि ना कि भाई आप ए नाम का आप अपने दोस्त की कॉपी लेकर के आए और उससे आपने अपनी कॉपी तैयार कर ली। फिर कल कोई और दोस्त आया आपका जिसने आपकी कॉपी मांगी और आपकी कॉपी से उसने नकल करके अपनी कॉपी को पूरा कर लिया। फिर परसों उससे किसी ने मांगा, फिर परसों उससे किसी ने मांगा, यानी कि कॉपी की कॉपी तैयार होती चली गई, ठीक है। अब आपको अपने आपके दोस्त की हैंड राइटिंग नहीं पसंद आई, और जो आपका दोस्त आया जो आपकी कॉपी लेकर गया उसको आपकी हैंड राइटिंग पता नहीं चली, फिर आगे वाले को उसकी हैंड राइटिंग का अंदाजा नहीं लगा, फिर आगे वाले को उसकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आई। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे छोटे मोटे फेरबदल होते जाएंगे। यही हुआ हमारी इन प्रतिलिपियों के साथ में। प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां धीरे धीरे बनती चली गईं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग होती गई। मतलब क्या हुआ कि भाई एक ये कॉपी थी, ठीक है, इसको 100 अलग अलग लोगों ने कॉपी किया, एक से दूसरे ने, दूसरे से तीसरे ने, तीसरे से चौथे ने, ठीक है। अब अगर सभी ने मात्र दो दो शब्दों का भी फेरबदल किया होगा तो आप यहां पर देखोगे 200 शब्दों का फेरबदल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इस तरह से जो मेन कॉपी थी उससे जो प्रेजेंट की कॉपी है उसमें काफी अधिक डिफरेंस आ गया। सभी मतलब जो प्रतिलिपियां हैं उसमें कुछ ना कुछ अंतर यहां पर देखने को मिलने लगा। वही कहा जा रहा है सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई, ठीक है। कारण क्या था वो मैंने आपको बता दिया। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, और क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती हैं। देखो लेखक ने मूल पांडुलिपि कौन सी तैयार की, यानी कि जो सबसे पहले जिसने नोट किया था उसकी कॉपी मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी पांडुलिपियां मौजूद हैं, ठीक है, सबको कॉपी करके तैयार किया गया था। अब किसी पर लिखा तो है नहीं कि भाई ये ओरिजिनल है, फर्स्ट कॉपी तो किसी पर लिखा नहीं, और ये लोग लिखते भी नहीं थे कि ये सेकंड कॉपी है या थर्ड कॉपी है या फोर्थ कॉपी है, ठीक है। तो जो मूल पांडुलिपि थी वो आज मतलब बहुत ही मुश्किल है कि मिल जाए। अगर मिल जाती है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो इसके लिए क्या किया जाता है, मतलब लेखक ने क्या लिखा था इसे समझने के लिए क्या किया जाता है। तो इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है कि भाई सभी प्रतिलिपियों को लेकर के आओ, ठीक है, और तब हम पता लगाएंगे कि भैया यहां पर लेखक लिखना क्या चाहता था। भैया 80-90 लोगों ने, इतने सारे लोगों ने इसकी कॉपी तैयार करते चले गए और सभी ने थोड़े बहुत फेरबदल किए, ठीक है। अब भैया मेन टॉपिक क्या था ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। अब टीचर को भी बैठा दो चेक करने के लिए तो टीचर कहेगा कि भैया हमने तो ये लिखवाया ही नहीं था, ठीक है। अब क्या लिखवाया था उसको तो हम भाई सभी लोग लेकर के आओ, पढ़ेंगे लिखेंगे और इसका हम बहुत अध्ययन करेंगे तब बता पाएंगे, ठीक है। वही यहां पर भी हुआ, ठीक है। तो इतिहासकार एक ही सब्जेक्ट की, एक ही टॉपिक की कई सारी पांडुलिपियों का प्रयोग करते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि भाई मेन टॉपिक क्या था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण। अब चूंकि लिखने के लिए अगर हम देखें तो उस समय पर कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग होता है
जिनमें से दो शैलियां प्रमुख हैं जिनका हमें वर्णन मिलता है। एक आपकी मिलती है नस्तलिक लिपि और एक आपकी मिलती है सिकस्त लिपि। तो यहां पर कहा जा रहा है लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, फारसी और अरबी में अधिकतर मध्यकाल में चीजों को लिखा गया क्योंकि मुगल आ गए थे और मुगलों ने इन दोनों ही भाषाओं का बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर प्रसार किया था। ठीक है, इस वजह से इस टाइम की कई सारी पुस्तकें हमें फारसी और अरबी में लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है, अब अगर हम नस्तलिक लिपि की बात करें तो ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं ओर से लिखना शुरू किया जाता था। देखो बायां और दायां हाथ हमारा कौन सा है, ठीक है, इसको पहले समझो। हम सूर्य जिधर से उगता है उधर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए। दिशा का आपको ज्ञान होगा। सूर्य पूर्व की तरफ से मुड़ता है, ठीक है, उगता है, और सूर्य जब उग रहा हो तो आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। ठीक है, और आपका जो फेस होगा वो होगा सूर्य की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ। ठीक है, और पश्चिम जो होगा वो आपके पीछे होगा। एक तरफ आपके दक्षिण होगा और एक तरफ आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो आपके दक्षिण वाला जो हाथ है, जो हाथ आपके दक्षिण तरफ होगा, वही जो आपकी जो दिशा होगी दाएं हाथ की होगी। ठीक है, और जो हाथ आपका उत्तर की ओर होगा वो आपका कौन सा हाथ होगा, वो आपका बायां हाथ होगा। ठीक है, तो दिशा का निर्धारण आप इस तरह से कर सकते हो कि सूर्य जिधर से उगता है उधर तरफ आप मुंह करके खड़े हो जाओ। आपका दक्षिण वाला जो हाथ होगा वो आपका दायां होगा और जो आपका उत्तर वाला हाथ होगा वो आपका बायां हाथ होगा। ठीक है, तो जो यहां पर नस्तलिक लिपि की बात की जा रही है ये बाईं ओर से लिखना, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। वहीं अगर हम शिकस्त लिपि की बात करें तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी बाईं ओर की बात करें यानी कि बाईं, यानी इधर से इधर की ओर लिखना, इसे हम कहते हैं नस्तलिक लिपि। और शिकस्त लिपि में इधर से इधर की ओर लिखा जाता था। तो दो प्रकार की लिपियां थी जिसमें अपनी अलग अलग प्रकार से लिखा जाता था। ठीक है, अच्छा, नस्तलिक लिपि में वर्ण बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रभाव रूप से लिखते थे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इसे पढ़ना आसान है थोड़ा सा। वहीं अगर हम शिकस्त लिपि की बात करें तो ये अधिक संक्षिप्त और सघन और कठिन है। ठीक है, यानी कि इसे बहुत ही संक्षिप्त रूप से यानी कि कम शब्दों में लिखा जा सकता है, सघन है और कठिन भी। इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि ये इधर से इधर की ओर लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते अगला हमारा जो टॉपिक है वो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच में जो नए सामाजिक और राजनीतिक समूहों का उदय हुआ उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सन 700 से लेकर के 1750 के बीच में इन हजार वर्षों में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, बहुत बड़े पैमाने पर, और कई तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ये एक तरह से परिवर्तनशील समय कहा जाता है। ठीक है, इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के हमें दर्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें से सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग। रहट एक प्रकार का पहिया होता है। ठीक है, पहले कुआं खोदा जाता है, ठीक है, कुआं खोदा गया, ठीक है, और कुएं के ऊपर ये पहिया लगा दिया, पहिए के ऊपर एक बेल्ट चढ़ा दी गई और बेल्ट में बाल्टियां बंधी हुई हैं। पहिए को घुमाया जाता है, ठीक, घुमाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो बेल्ट लगी हुई है वो बेल्ट नीचे जाती है और बेल्ट में लगी हुई है बाल्टी। ठीक है, और नीचे कुएं में पानी है। ठीक है, तो बेल्ट ऐसे बेल्ट नीचे ऐसे घूम के फिर ऊपर आएगी। ठीक है, तो बेल्ट में जो बाल्टी लगी हुई है ये नीचे जाती है, इसमें बाल्टी में पानी भर जाता है और फिर ये बाल्टी ऊपर आती है। ठीक है, ऊपर आकर के नीचे यहाँ पर कुछ लगा होगा जिसमें पानी गिर जाए। ठीक है, फिर बाल्टी ऊपर आती है, जैसे जैसे यहाँ पर आएगी तो बाल्टी यहाँ पर आकर के सारा पानी नीचे गिरा देती है, बाल्टी खाली हो जाती है, फिर ये बाल्टी नीचे चली जाती है और ये जो पानी है ये पानी जो है तो यहाँ से निकल कर खेतों में ले जाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से सिंचाई में रहट का प्रयोग किया जाने लगा। आप रहट का वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, कई सारे मिल जाएंगे, या फिर आप रहट की इमेजेस देख सकते हैं गूगल पर, कई सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस समय पर जो नई नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया, जो नई नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उनमें से रहट एक है। सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग, इसके अलावा कताई के लिए चरखों का आविष्कार कर लिया गया। ठीक है, युद्ध में अग्नेयास्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। अब बारूद के हथियारों का आविष्कार हो चुका था और इनका इस्तेमाल हमारे यहाँ पर युद्ध में मुगल वंश के जो शासक थे उन्होंने करे। मुगलों से पहले हमारे यहाँ पर हमारे भारत देश के जो अन्य शासक थे, राजपूत वगैरह थे, इन्होंने भी किया था। ठीक है, इसके अलावा मुगलों ने भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया। हमारे लगभग हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया था, फिर आगे चल करके लगभग सभी ने करना शुरू कर दिया। आगे इस उपमहाद्वीप में नई तरह का
खान पान भी आया, जिसमें आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी, ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ में आए जो नए विचार लेकर के भारत में आए थे। हमने पिछली क्लास में यानी कि क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ा था कि जब विदेश से हमारे यहाँ पर विदेशी आते हैं, ठीक है, तो अपने साथ में अपनी संस्कृति को भी लेकर के आते हैं, अपने विचारों को लेकर के आते हैं। और ऐसा होता ही होता है, आप यहाँ से अमेरिका जाओगे तो वहां से बहुत कुछ सीख के आओगे, और अमेरिका को कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखेगा, ठीक है। और यहाँ से जाकर के अगर आप अमेरिका में बस रहे हो तो आप जो कुछ भी सीखोगे से जानते होगे वो उसका वहां पर उपयोग करोगे। इसी तरह से जब व्यापारी हमारे यहाँ पर आए तो अपने साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर के आए, अपनी शिक्षा को लेकर के आए, अपने सिद्धांतों को लेकर के आए, अपने साथ में कुछ वस्तुओं को लेकर के आए। तो यही व्यापारी हमारे यहाँ पर आलू लाए। आलू हमारे यहाँ का मूल फसल नहीं हमारे यहाँ की है, ठीक है। आलू हमारे यहाँ पर विदेश से आया है, मक्का विदेश से आई है, मिर्च विदेश से आई है, चाय विदेश से आई। हमारे यहाँ पर काली मिर्च हुआ करती थी, ये जो आप लाल मिर्च देखते हो, ठीक है, और हरी मिर्च ये विदेश से आई है। कॉफी ये भी हमारे यहाँ पर विदेश से आई, हमारे यहाँ की नहीं है। ये तमाम परिवर्तन जो हमें देखने को मिलते हैं, नई तमाम परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकियां, ये जो विदेश से हमारे यहाँ पर लोग आए ये अपने साथ में लेकर के आए और धीरे धीरे हमारे यहाँ पर ये परिवर्तन होने लगे। आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा है। अगर हम आर्थिक की बात करें तो यहाँ पर लोगों की आमदनी बढ़ गई थी ऑब्वियसली, ठीक है। खेतों में भी आमदनी होने लगी थी, व्यापार भी बढ़ने लगा था, राजा महाराजा हो गए थे, तो आमदनी धीरे धीरे ऑब्वियसली काफी सारे लोगों की बढ़ी थी। इसके अलावा राजनीति परिवर्तन आए, ठीक है। धीरे धीरे अग्नियास्त्रों का प्रयोग होने लगा, इससे जो युद्ध थे वो बहुत बड़े पैमाने पर होने लगे, ठीक है। युद्धों का रूप बदल गया, इसमें लोगों की हत्या भी बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी। राजा महाराजा बन चुके थे, वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन भी आए, क्योंकि समाज में कई सारे धर्मों का उदय हो चुका था, जिसके विषय में हम जो हमारा भक्ति काल वाला चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। फिर सांस्कृतिक परिवर्तन भी आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर विदेशों से बहुत सारे लोग आए, जिसमें अगर आप देखोगे तो इस्लाम धर्म भी भारत में विदेशों से आया, ईसाई धर्म भी आया, फिर हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म भी चल रहा था, जैन धर्म भी चल रहा था। कई सारे नए नए संत अपनी भक्ति परंपरा को लेकर के आ रहे थे, तो हमारे यहाँ पर इससे सांस्कृतिक परिवर्तन का भी ये काल रहा है। जो मध्य काल है ये बहुत ही परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहा है। इसके अलावा आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, ठीक है। हर समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समय का सदुपयोग करना चाहिए। ये जो हमारा उपमहाद्वीप रहा, ये अपार संपदा, ठीक है, और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद इसने कर दी थी इस टाइम में, ठीक है। यानी कि बहुत सारी संभावनाएं थी, व्यापार करने जाओ व्यापार मिल जाएगा, राजा के पास जाना चाहो मतलब जो करना चाहो कर सकते हो, बहुत अधिक मतलब संभावनाएं मौजूद थी। मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उन्हें राजपूत प्रमुख हैं। जिन भी लोगों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत सबसे प्रमुख हमें देखने को मिलते हैं। जो राजपुत्र यानी कि राजा के पुत्र के नाम से निकला है, जो राजपूत शब्द है ये राजपुत्र से निकला, जिसका अर्थ होता है राजा के पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। हमारे यहां पर ऐसे लोग जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे और जो युद्ध वगैरह करते थे, उनके लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे। सामंतों के बारे में हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने क्लास 6 के एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा तो प्लीज एक बार पढ़ लेना, कई सारे टॉपिक आपको आसानी से आगे के समझ में आएंगे, ठीक है। तो जो ये राजपूत शब्द है ये राजा और केवल सामंत वर्ग के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि सेनापति और सैनिक भी इस राजपूत वर्ग में आते थे, क्योंकि सैनिक जो थे ये भी क्षत्रिय ही कहलाते थे। युद्ध करने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था, तो सैनिक भी क्षत्रिय थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, यानी कि अलग अलग शासकों की सेनाओं में काम किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है अब इसको भी देखते हैं। हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता। एक मिनट, कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। एक मिनट, यहां पर कहा जा रहा है कि जो कवि लोग थे, कवि लोगों के अलावा चारण, ये चारण भात थे, ये भी एक प्रकार के कवि ही थे, ठीक है। ये दोनों ही लोग मिलकर के राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान किया करते थे। यहां पर एक कॉमा होगा, ठीक है, मैं लगाना भूल गया, ठीक है। एडिटिंग में बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत कम मेहनत लगती है इन पीडीएफ को बनाने में, ठीक है। तो कॉमा यहां पर लगना था, मैं भूल गया लगाना। आगे जब मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। तो हमारे देश में रहने वाले जो कवि थे
चारण भाट थे, इनको चारण भाट कहा जाता है। इन लोगों ने राजपूतों की जो आचार संहिता थी, जो इनका पराक्रम था, इसकी इनकी जो सौम्य भक्ति थी, यानी कि राजपूत लोग, आपने तो भगवान श्री राम के कथन सुना होगा कि रघुकुल रीत सा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे यहाँ के राजपूतों का मानना था कि भाई पीठ दिखाकर नहीं आएंगे, मर जाएंगे लेकिन पीठ दिखाकर नहीं आएंगे। अगर किसी ने मतलब हथियार अपना डाल दिया है तो हम उसके ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे, निहत्थे के ऊपर हम वार नहीं करते। ठीक है, तो इनकी जो स्वामी भक्ति थी, इनका जो प्रबल प्रबल पराक्रम प्रबल पराक्रम था, इनकी जो आचार संहिता थी, इनके जो नियम थे, इनका गुणगान करने में कवि और चारण भाट लोग लगे रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ कायस्थ जो थे, ये मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली एक जाति थी। ठीक है, लिपिक और मुंशियों का काम करने वाली लोगों की जाति थी। इन समूहों ने मुख्य रूप से फायदा उठाया। क्या कहा जा रहा है, देखो ये जो युग रहा है मध्यकाल का युग, ठीक है, इसमें राजनीतिक दृष्टि से जिन 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 लोगों ने सबसे अधिक महत्व प्राप्त किया, उसमें आपको मराठा देखने को मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली राजपूत कहे जाते थे। सिख देखने को मिलते हैं, जाट देखने को मिलते हैं, अहोम देखने को मिलते हैं और कायस्थ देखने को मिलते हैं। इन 5 समूह के लोगों ने सबसे अधिक राजनीतिक रूप से महत्व हासिल किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में देखते हैं, अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी, जो जंगल वगैरह थे, ठीक है, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही थी। और अगर आप इससे पहले देखोगे तो हमारे पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, जो मैदानी इलाके थे वहां पर भी जंगल ही जंगल देखने को मिलते थे। भाई देखो, अभी एक बात को समझो, मैं एक दो दिन पहले वीडियोस देख रहा था, ठीक है, और एक बात मुझे ना बिल्कुल टच कर गई और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। देखो, हमारी जो पृथ्वी बनी हुई है या फिर जो सृष्टि की संरचना की गई है, ये सभी जीवों के लिए की गई है। ठीक है, और सभी जीवों का इसके ऊपर समान रूप से अधिकार भी है। लेकिन हम अगर अपने मानवों की बात करें तो हम लोगों ने इसको इतनी बुरी तरह से यूज किया है कि हम किसी और को इसके ऊपर रहने ही नहीं दे रहे हैं। जहां पर सांप कीड़े दिख गए हम उनको मार डालते हैं। हमने इतनी भयंकर तरीके से नेटवर्क का यूज किया कि चिड़ियां जो आसमान में उड़ती थी वो लगभग 95% समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, जंगलों की हम इतनी बुरी तरह से कटाई कर रहे हैं कि जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं उनको पकड़ के हमने पिंजड़ों में बंद कर दिया चिड़ियाघर में। ठीक है, और जंगल बुरी तरह से काटते हुए जा रहे हैं। लगभग हर प्रकार की प्रजाति को अब मनुष्य से खतरा हो चुका है और मनुष्य जो है सबके लिए खतरा बन चुका है। और ऐसा समय जो है ना, अब यहां पर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा सकती है, जो कि मनुष्य के लिए खतरा बनेगी। ठीक है, तो हमें संभल के चलना होगा। ठीक है, अगर मध्यकाल से ही देखें तो जंगलों की बड़े पैमाने पर कटाई होती आ रही है और खेती का इलाका इस समय पर बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो वही यहां पर कहा जा रहा है, अभी देखो हसदेव जंगल बहुत बड़े पैमाने पर कट गया। ठीक है, तो अभी हमें सुधर के चलना होगा। अगर हम सुधर के नहीं चलेंगे तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी। मैं आप सभी से कहना चाहता था, ठीक है, कि भाई पेड़ों को लगाओ, ठीक है, जीवों पर दया करो। ये चीजों का अगर आप उपयोग करोगे तो धीरे धीरे आपको आगे मतलब चीजें अच्छी होती दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रकृति का रौद्र रूप आज नहीं तो कल हमें देखने को मिलेगा। जैसा भी आपने देखा था कोरोना, ठीक है, इसके अलावा मतलब बहुत सारे प्रकृति के रौद्र रूप हमें देखने को मिलते हैं, अभी आगे देखने को मिलेंगे। टॉपिक पर आते हैं। तो इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ था। देखो समझो यहां पर क्या कहा जा रहा है, जिन इलाकों के जो राजा महाराजा थे वो बहुत परिवर्तनशील थे, यानी कि उनको मतलब तुरंत परिवर्तन चाहिए था, जो अपने राज्य का बहुत जल्दी विस्तार करना चाहते थे, उन्होंने अपने इलाकों में मिलने वाले जो जंगल थे उनका बहुत तेजी से दोहन किया, जंगलों को बहुत तेजी से कटवाया एंड वहां पर खेती करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे आम जनता भी थी, बहुत सारे सामंत लोग भी थे जो जंगलों की कटाई करवा रहे थे एंड वहां पर खेती वाला इलाके का विस्तार कर रहे थे। इसके अलावा पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासी लोग ऐसे थे जो कि मजबूर होकर के अपना स्थान इनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, देखो वनवासियों का काम पहले था वन में रहना, ठीक है, और वन में रह करके ये वन की चीजों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को जिया करते थे। लेकिन जब हमारे यहां पर जंगलों की कटाई बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी तब इनको जंगल छोड़ करके जो हमारे मतलब अलग के स्थान थे, मैदानी इलाके थे, यहां पर आकर के इनको रहना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, ठीक है, और जमीन की जुताई करके ये कृषक बन गए, ये किसान बन गए, क्योंकि इनके आगे और कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। कृषकों के ये नए समूह
क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। जो हमारे यहाँ पर ये नए कृषक बन के आए, नए किसान बन के आए, जो पहले वनवासी हुआ करते थे, जब इन्होंने मतलब मैदानी इलाका मतलब जंगलों की कटाई हुई, तब इन्होंने यहीं पर अपनी खेती करनी शुरू कर दी। तब ये लोग हमारे मुखिया लोगों के, बाजार के, पुजारियों के, मठों के, मंदिरों के संपर्क में आए और फिर इनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ने लगा। जिसमें अगर हम बात करें, हम क्लास 8 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ का जो व्यापारी लोग थे और जो मुखिया लोग थे, इन लोगों ने इन वनवासी लोगों को बहुत अधिक सताया था। ठीक है, कर दे करके, मतलब सॉरी, इनसे कर लेते थे और इनको ब्याज पर पैसा देते थे, और भी कई सारी चीजें होती थी जिनके बारे में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि जब ये लोग कृषक बन गए, यानी कि किसान बन गए, तब ये लोग इन लोगों के संपर्क में आए और इससे इन लोगों के ऊपर काफी प्रभाव भी पड़ा। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए धीरे धीरे। उन्हें कर चुकाना पड़ता था और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करने, बेगार का अर्थ ये कि भाई जब ये जंगलों से निकल करके आए और किसान बन गए, ठीक है, तब जो मुखिया वर्ग के लोग थे, इन्होंने इनको दबाना शुरू कर दिया, अपने अधीन रख करके इनसे बेगार अर्थात बिना पैसे देकर के काम करवाने लगे। ठीक है, इनका कि भाई उन लोगों को बुला ला जाके, वो हमारे यहाँ पर आकर के खेत जोतेंगे। ठीक है, और वो खेत जोत जाते थे और इनको कोई इसके लिए मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ऐसे जबरदस्ती इनसे काम भी करवाने लगे यहाँ के जो मालिक वर्ग के व्यक्ति थे, जिसमें आपको मुखिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर जो पुजारी थे, मठ थे, मंदिर वाले थे, इन्होंने अपने धर्म का इनके ऊपर प्रभाव दिखाना शुरू किया। इनको मतलब जाति व्यवस्था में शामिल करने का प्रयास किया, और भी कई सारी चीजें देखने को मिलती, जिनको डिटेल में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर मतलब इंफॉर्मेशन दी जा रही कि ये चीजें हुई हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। एक तो भाई ये किसान बने, ठीक है, जो मतलब जंगल से निकल के आए, ये अभी अभी किसान बने, और एक किसान वो थे जो बहुत पुराने समय से खेती करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो दो प्रकार के किसान हो गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन किसानों के बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर धीरे धीरे उभरने लगा, दिखने लगा कि भाई हाँ, ये अलग समाज के हैं, ये अलग समाज के हैं। ये गरीब किसान हैं जो कि बेगार करने में लगे हुए हैं। ठीक है, बड़े बड़े मालिकों के यहाँ फ्री में काम करने के लिए चले जाते हैं, और एक किसान वैसे हैं जो अपनी जमीन के ऊपर अपने मालिक बनकर के काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पास उपजाऊ जमीन थी, कुछ मवेशी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि कर लेते थे। दस्तकारी यानी कि क्या होगा, व्यापार वगैरह होगा। इसका अर्थ अभी मुझे जानकारी नहीं, बट मैं इसका अर्थ आपको बताऊंगा आगे के चैप्टर्स में। इसका अर्थ आपको पता चलेगा जब जनजाति खाना बदोश और एक जगह बसे एक मिनट, जनजाति खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वहां पर इसका अर्थ हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी मुझे दस्तकारी अर्थ का अर्थ पता नहीं, आई थिंक कि व्यापार वगैरह होगा, या फिर मतलब क्या है कि दूसरों के घर पे जाकर काम करना होगा, मजदूरी होगा इसका अर्थ। हाँ, मजदूरी इसका अर्थ है। ठीक है, दस्तकारी अर्थात मजदूरी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जब समाज में परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, तो कुछ लोगों ने उपजाऊ जमीन के ऊपर खेती करना शुरू कर दिया क्योंकि इनके पास थी। कुछ लोगों ने जानवरों को पाल लिया। कुछ लोग खेती से, पहले तो खेती करते थे और खेती से जो काम बचता था, उस जो समय बचता था, उस समय ये लोग दस्तकारी अर्थात मजदूरी करने के लिए चले जाते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। लोगों के जैसे कार्य थे तो कार्य के आधार पर उनको जाति दे दी गई। अब जाति के अंदर उपजातियां बनने लगी। जैसे कि अगर आप ब्राह्मणों में देखोगे तो ब्राह्मणों में आपको कई सारी उपजातियां देखने को मिलेंगी। एक आपको मिश्रा देखने को मिलेंगे, एक आपको शुक्ला देखने को मिलेंगे, एक आपको दुबे देखने को मिलेंगे, एक आपको चौबे देखने को मिलेंगे, एक आपको पांडे देखने को मिलेंगे, एक तिवारी देखने को मिलेंगे, एक त्रिपाठी देखने को मिलेंगे, एक अवस्थी देखने को मिलेंगे। ऐसे कई सारी उपजातियों का निर्माण केवल ब्राह्मणों में नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी में कई सारी उपजातियों का भी निर्माण किया गया उनके अलग अलग कार्यों के आधार पर। और इन उपजातियों को क्या है कि इनकी अलग अलग मतलब दर्जे भी दिए गए कि आप मतलब क्या है कि एक दर्जे के ब्राह्मण हो, आप दूसरे दर्जे के ब्राह्मण हो, आप 20 बिसुआ के ब्राह्मण हो, आप 10 बिसुआ के ब्राह्मण हो। मतलब जितनी जिनके पास में संपदा होती थी, जितना जिनके पास में सम्मान होता था, उस हिसाब से इनको दर्जा दिया जाता था। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहां पर कहा जा रहा है, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा कि भाई ये जो ब्राह्मण है 20 विसुआ के ब्राह्मण है, सबसे बड़े ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण 16 विसुआ के ब्राह्मण है, इनका समाज में महत्व कम है, ये छोटे ब्राह्मण कहे जाते हैं। कुछ ब्राह्मण 2 विसुआ के ही होते हैं, उनको सबसे छोटा ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे कि हमने कई बार सुना हुआ है
कि जो चौबे लोग होते हैं इनको मतलब चौबे लोगों के अलावा और भी एक वर्ग होता है, ठीक है, उनको सबसे छोटा ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो मिश्रा लोग होते हैं, मिश्रा लोगों में भी कुछ मिश्रा ऐसे हैं जो 20 बिस्वा के हैं, कुछ 16 बिस्वा के हैं, कुछ 18 बिस्वा के हैं। तो ऐसे मतलब अलग अलग जातियों में उनका जैसा मतलब पृष्ठभूमि उनकी जैसी होती थी, जैसा व्यवसाय होता था, इसके आधार पर ऊंचा और नीचा इनको दर्जा भी दिया जाने लगा। जातियां और जातियों के अंदर फिर उपजातियां बनने लगी। इससे क्या हुआ, अगर आप समाज को देखोगे तो समाज विभाजित होने लगा, ठीक है, समाज विभाजित होने लगा। अब एक ही जाति के जो व्यक्ति हैं वो अपने अंदर मतलब एक ही जाति के व्यक्ति जो थे वो अपनी ही जाति के अंदर विभाजित होने लगे। आगे कहा जा रहा है ये दर्जे स्थायी नहीं थे, ये जो दर्जे दिए जा रहे थे ये दर्जे भी स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। यानी कि जैसे कि ब्राह्मणों में कोई एक मिश्रा है, ठीक है, तो उसके पास में कितनी सत्ता है, कितना प्रभाव है, ठीक है, कितने अधिक उसके पास में संसाधन है, इन चीजों को देख करके उसका जो दर्जा है वो बदला जा सकता है। अगर वो विकास कर लेता है, ठीक है, तो उसका दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। ब्राह्मणों के अलावा जो हमारे वैश्य वर्ग के व्यक्ति थे, जो शूद्र लोग थे, इन सभी के दर्जे, इनकी ताकत, इनका औहदा सब समय के साथ में घटाया बढ़ाया जाता रहता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई और दर्जा होता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा होता था। मान लेते हैं दो गांव है, एक ही आपका ए गांव है और एक आपका ये बी गांव है, ठीक है, एक आपका बी गांव है। अब बी गांव में रहने वाले जो शूद्र लोग हैं इनका दर्जा बहुत ऊंचा है, ठीक है, और ए गांव में रहने वाले शूद्र लोग हैं इनका दर्जा बहुत नीचा है। जैसे कि शूद्रों में इन्होंने कई सारी जातियां बनाई, ठीक है, एक इन्होंने रखी है मतलब किनकी बढ़ई की, एक रखी है सुनार की, एक रखी है शिल्पकार की, ठीक है। तो कहीं कहीं पर शिल्पकारों को सबसे ऊपर माना जा रहा है, तो कहीं पर बढ़ई लोगों को सबसे ऊपर माना जा रहा है, कहीं पर सुनार को सबसे ऊपर माना जा रहा है, तो कहीं पर क्या है कि जो अन्य नाई वर्ग के व्यक्ति हैं, कहीं पर मतलब जो मतलब कई सारी वर्ग थे, इसमें कई सारी जातियां थी, तो अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग स्थान पर ऊंचा और नीचा दर्जा प्राप्त था, ठीक है। तो ये मध्यकाल में ही हुआ है, ठीक है। मध्यकाल में क्या है कि छुआछूत की व्यवस्था, जाति व्यवस्था ये बहुत अधिक फैल गई थी, ठीक है। वही यहां पर बताया जा रहा है कि ये कैसे फैली। अभी इसको और डिटेल में आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट में अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। देखो क्या है ना कि जातियों के अपने अपने समूह हुआ करते थे, ठीक है, और ये लोग अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रण में रखें, ठीक है। जैसे कि भाई कहा गया था कि एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता। नियम बनाए गए थे, जैसे कि ब्राह्मण है क्षत्रिय से शादी नहीं कर सकते, ठीक है, ब्राह्मण है शूद्रों से शादी नहीं कर सकते, शूद्र है ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकते। इसी तरह से वैश्य लोग जो है वो वैश्यों में ही शादी करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि और इसके अलावा और भी कई सारे नियम थे, ठीक है। तो अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करना या फिर अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण करने के लिए जो जातियां थी इन्होंने अपने अपने नियमों को बना करके रखा था। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग लोग जो होते थे इनकी एक सभा करवाती थी। बड़े बुजुर्ग लोगों का यह काम था कि जो जाति के नियम बनाए गए हैं इनका पालन सभी लोग करें। एंड मैं आपको बताता हूं जो प्राचीन काल में या फिर मध्य काल में, अब मैं आधुनिक काल की भी अगर बात करूं, आधुनिक भारत की भी, तो आज से लगभग 20 साल पहले, जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे इनका बहुत प्रभाव था। अगर इन्होंने कोई बात कह दी फिर मतलब कितना भी मतलब गांव का प्रसिद्ध व्यक्ति क्यों ना आ जाए वो उनकी बात को काटता नहीं था। मतलब मैंने कई बार ऐसा देखा है, ठीक है, और मतलब हमारे घरों में भी ऐसा हुआ करता था। आज के टाइम पर तो मतलब कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको तो डांट के एक तरफ बैठा दिया जाता है, ठीक है, कितना भी विद्वान क्यों ना हो। तो आज मतलब आज समय ऐसा आ गया है कि अगर आप विद्वान हो और बूढ़े हो चुके हो तो आप मुंह बंद करके चुपचाप रोटी खाओ। आज की संतान ऐसी हो चुकी है, ठीक है। आप उनको ज्ञान मत दो, उनको ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं। 50 मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो उनको ज्ञान देने में लगे हुए हैं, ठीक है, और वो उनको इतना ज्ञान मिल चुका है कि वो अब सर्वज्ञानी बन चुके हैं। हमारे आजकल के बच्चे, ठीक है, उनको हमारे यहाँ के बुजुर्गों का ज्ञान नहीं चाहिए, जबकि बुजुर्ग लोग जो हैं वो एक्सपीरियंसफुल बंदे हैं, वो एक्सपीरियंसफुल लोग हैं, वो स्वयं चल के आए उस रास्ते पर। एक बात समझो, जैसे कि आपको कोई बताए कि आपने कहा कि आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो कोई बता रहे हैं कि यहां से वहां जाओ, ठीक है, कि यहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां जाओ, फिर आप ऐसे दिल्ली पहुंच जाओगे। क्या आपको ये रास्ता याद रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप
खुद दिल्ली जाओ, ठीक है, आप खुद दिल्ली जाओ और जाकर के फिर वापस लौट के आओ, और फिर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली कैसे जाना है, आप बता दोगे कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, क्योंकि मैं गया था और वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी, वहाँ पर वो प्रॉब्लम मिलेगी। इसी तरह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इनको इन सभी चीज़ों का अंदाजा है, ये पूरी ज़िंदगी जी चुके हैं और इनके पास जो ज्ञान है वो इनके एक्सपीरियंस के आधार पर है, तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मध्यकाल में लोग बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, इनका काम ये था कि भाई अपनी जाति के जो लोग हैं उनसे जाति के नियमों का पालन करवाना, और इनको यह भी पता था कि नियमों का पालन कैसे करवाना है, ठीक है, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो जाति पंचायत के सदस्य कौन थे? ये बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था, ठीक है। देखो क्या होता था, पहले तो एक ग्राम पंचायत होती थी, ठीक है, और ग्राम पंचायत के अंदर जितनी जाति के लोग रहते थे उन सभी जाति के लोगों की एक जाति पंचायत भी होती थी, ठीक है। तो इस तरह से पहले की अगर आप मतलब व्यवस्था को देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको विस्तृत व्यवस्था देखने को मिलती, बहुत बड़ी व्यवस्था थी। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन भी चलता था। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्षेत्र और साम्राज्य। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो हमारे यहां पर मतलब साम्राज्यों का विस्तार हुआ था। अभी तक तो हमने व्यवस्था की बात की, अब साम्राज्यों की बात करते हैं। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। कौन से? आपके एक चोल हो गए, ठीक है, चोलों के ऊपर मूवी भी बनी है, ठीक है, चोल राजा के ऊपर मूवी बनी है, साउथ की बनी है, PS1 PS2 दो बनी है, ठीक है, पोनियन सेल्वर 1 पोनियन सेल्वर 2, ठीक है, साउथ की मूवी है, बहुत मतलब प्रसिद्ध है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, ठीक है। तो चोल, तुगलक और मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र, यानी कि बहुत बड़ा इलाका आ जाता था। दिल्ली के सुल्तान जिनका नाम है गयासुद्दीन बलबन, इन्होंने 1266 से लेकर के 1287 तक राज किया है, ठीक है। और ये जो गयासुद्दीन बलबन थे, इनकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई है। अब मुझे ये नहीं यहां पर समझ में आ रहा है कि ये शासक थे मुस्लिम, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, मुस्लिम रहे होंगे या फिर गुलाम वंश के शासक रहे होंगे, जिनके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, और इनकी प्रशंसा संस्कृत में की जा रही है, ठीक है। जबकि जितने भी मुगलों के हमें मतलब मुगलों की पुस्तकें देखने को मिलती हैं, इनके बारे में जितना भी ब्यौरा देखने को मिलता है वो पारसी, ठीक है, भाषा में देखने को मिलता है, पारसी या फिर इनकी उर्दू भाषा में देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर और भाषाएं थी जिनके बारे में हमने चर्चा की, उन भाषाओं में देखने को मिलता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी प्रशंसा है, एक ऐसी प्रशस्ति है जो कि संस्कृत में हमें देखने को मिलती है गयासुद्दीन बलबन की, ठीक है। इन्होंने कब से कब तक राज किया था? 1266 से लेकर के 1287 तक ये दिल्ली के सुल्तान थे, ठीक है। एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। एक संस्कृत की प्रशस्ति लिखी गई थी जिसमें गयासुद्दीन बलबन को विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो कि पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, जिसे पहले गज्जन कहा जाता था, गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, जिस जो कि द्रविड़ कहा जाता था पहले, द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तपूर्ण मानते हैं। अब देखो मतलब इतने अधिक इन्होंने दावे कर दिए, ठीक है, कि भाई जो गयासुद्दीन बलबन हैं, इनका जो साम्राज्य था इधर बंगाल से लेकर के उधर अफगानिस्तान तक फैला है, ठीक है, फिर पूरा दक्षिण भारत इनके अधीन था, फिर इसके अलावा कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये इन इलाकों की जो सेना थी वो इनको देखते ही भाग जाती थी, या फिर कहें कि पलायन कर जाती थी, पलायन करना है कि भाग जाना, भाग जाती थी। भाई इतने बड़े बड़े जब दावे किए गए तो हमारे इतिहासकारों ने जब इन दावों की जांच की तब पता चला कि सब खोखले दावे हैं, और खोखले दावे देखने के बाद में इतिहासकारों का कहना है कि ये जो यहां पर आप लोग विजय अभियानों के दावे कर रहे हो, ये जो दावे हैं इनको हमें मत बताओ, और ये अतिशयोक्तपूर्ण हैं, यानी कि ये शंकात्मक, ठीक है, इनके ऊपर शंका हो रही है हमें कि मतलब ये मतलब सच नहीं है, अतिशयोक्तिपूर्ण, कि मतलब इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे दावे यहां पर किए गए हैं, ठीक है। बाकी अगर राजाओं की बात करें तो जिनकी हमने चर्चा की उनके हमें कई सारे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि अभिलेखों की हमने बात की, अलग अलग इलाकों में अभिलेख उनके देखने को मिलते हैं, इनका कोई अभिलेख नहीं मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि जहां पर इनकी सेना जाती थी वहां की सेना भाग जाती थी। हम ऐसे कैसे मान लें?
ठीक है, ऐसे कैसे मान लें, ठीक है। हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने यही कहा कि भाई हम ऐसे कैसे मान लें, साक्ष्य दिखाओ कि भाग रहे थे, ठीक है। और साक्ष्य हमें उतने अधिक प्राप्त होते नहीं, इसलिए इनके जो दावे हैं, इस प्रशस्ति में जो दावा किया गया है उसे अतिशयोक्तपूर्ण माना गया है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। यानी क्या हुआ, सन 700 तक आते आते, यानी कि जब हमारा मध्यकाल का आरंभ होता है, मध्यकाल का आरंभ होता है, इस समय तक आते आते कई सारे भौगोलिक क्षेत्र ऐसे थे जहां पर अपने अपने भौगोलिक आयाम उनके तय हो चुके थे, उनकी अपनी भाषा तय हो चुकी थी, सांस्कृतिक विशेषताएं तय हो चुकी थी। इसके अलावा ये क्षेत्र जो थे विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, कुछ चोल शासक थे, कुछ चालुक्य शासक थे, ठीक है। इसके अलावा गुप्त वंश हो गया, ठीक है, और भी कई सारे वंशों की हमने चर्चा की। तो सन 700 तक आते आते मतलब कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनके अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे कि वहां पर कौन सी भाषा बोली जानी है, वहां की सांस्कृतिक विशेषताएं कैसी रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा यहां पर किस विशेष शासक राजवंश का मतलब प्रभुत्व है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलाका किस विशेष शासक राजवंश को अपना राजा मानता है, ठीक है। इन राज्यों के बीच काफी टकराटें भी चलती रहती थी, जो अलग अलग राज्य थे इनके बीच में काफी टक्कर भी होती रहती थी, ठीक है। यानी कि युद्ध वगैरह चलते रहते थे। और एक बात याद रखना, हमारे जो प्राचीन काल और मध्यकाल के राजा थे, ये युद्ध को एक खेल की तरह देखते थे, ठीक है। कि भाई हमने तुमसे युद्ध किया, तुमने हमसे युद्ध किया, हमने तुम्हारी जमीन को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। और अब आप अपनी जगह पे जाओ, अपनी जगह पे जाओ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पैसे लगाकर खेल खेलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, ये अपने अपने राज्यों को दांव पर लगा करके ये युद्ध खेला करते थे। युद्ध इनके लिए एक खेल की तरह था, ठीक है। और खेल खेल में एक दूसरे को हराने और मतलब राज्यों का विनाश करने का काम करते थे। आप समझो, हमारे यहाँ के राजा महाराजा खेल भी तो ऐसा खेलते थे जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी, पूरा राज्य दांव पर लगाकर खेल खेलते थे। एक खेल की तरह युद्ध को पहले देखा जाता था, ठीक है। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है इन राज्यों के बीच में काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। देखो यहां पर 700 की बात की जा रही है, सन 700 तक आते थे, भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। और इसके आगे अगर आप बढ़ोगे 700 से 800, 900, 1000, ठीक है। और इसके बाद में सन 1100, 1200, 1300, 1400, तो आगे के टाइम पीरियड में अगर आप जैसे से बढ़ोगे तो हमें देखने को मिलता है कि कभी 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 चोल शासक, तो कभी खलजी शासक, कभी तुगलक शासक, तो कभी मुगल शासक, इन्होंने अपने राजवंश मतलब जैसे अलग अलग राजवंश जो है, इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़े इलाके में फैला लिया। कभी तुगलकों ने अपने राज्य को बहुत बड़े इलाके में फैला लिया, तो कभी मुगलों ने फैला लिया, कभी खलजी ने फैला लिया, तो कभी चोल शासकों ने अपने राज्य को बहुत बड़े इलाकों में फैला लिया। तो जो अलग अलग राज्य थे, इनके बीच में टकराटें चलती रहती थी, एक दूसरे का राज्य जीत करके, एक दूसरे को हरा करके अपने राज्य का विस्तार ये लोग करते रहते थे। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि किसने कैसे अपने राज्य का विस्तार किया अगली क्लासेस में, ठीक है। आगे की जो क्लासेस उनमें डिस्कस करेंगे। आगे कहा जा रहा है ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। यानी कि मान लो आज हमने तुम्हारा जीत लिया, फिर तुमने तैयारी की, ठीक है, और तुमने कल आकर के हमारा जीत लिया। यानी कि स्थिर राज्य किसी का नहीं था, ठीक है। एक दूसरे से लड़ते रहते थे, हारते रहते थे, जीतते रहते थे, ठीक है। आज हमने जीत लिया, कल तुमने जीत लिया, परसों वो जीत लेंगे आकर के, नरसों कोई नया राजवंश खड़ा होकर के आ गया, उसने अपने राज्य की स्थापना कर ली। तो ऐसे यहां पर प्रक्रियाएं चलती रहती थी। अगला पॉइंट है, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी तक आते आते, यानी कि सन 1700 लेकर के सन 1700 से सन 1800 के बीच में अगर आप देखोगे तो जो मुगल वंश है इसका पतन होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, ठीक है, यानी जो हर इलाकों में मतलब बहुत बड़े प्रशासन चल रहा था, जैसे कि मुगल साम्राज्य को ही देखो, काफी लंबे समय तक चलता रहा, ठीक है। तो लेकिन वर्षों से, जो यहां पर कहा जा रहा है, वर्षों से सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। यानी कि जो मुगल साम्राज्य का इतना लंबा खासा शासन चला, मुगल वंश का इतना लंबा खासा जो शासन चला है, उससे इन इलाकों की जो प्रकृति थी वो बदल गई। यहाँ की संस्कृति बदल गई, यहाँ की भाषाएं बदल गई, यहाँ का पहनावा धीरे धीरे बदलने लगा, इनकी चीजों में काफी परिवर्तन आ गया। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर
फैले इन क्षेत्रों को विरासत के रूप में मिली। ठीक है, यानी कि जब जैसे कि भाई आज आए हमने आकर के तुम्हारे ऊपर राज किया, ये एक इलाका है। ठीक है, तो आज आए खिलजियों ने राज किया, कल आए यहाँ पर तुगलकों ने राज किया, फिर आ गए यहाँ पर कौन, चोल साम्राज्य के शासक, फिर आ गए यहाँ पर राजपूत, फिर आ गए यहाँ पर मुगल। ठीक है, फिर यहाँ पर और कोई आ गया। ठीक है, तो आकर कई लोगों ने राज किया और सभी लोगों ने अपने प्रभाव यहाँ पर दिखाने शुरू किए। तो इन सभी लोगों की जो संस्कृतियां थी, इन सभी लोगों का जो ज्ञान था, ठीक है, वो यहां पर आकर के इन लोगों को मिला। इससे अगर आप देखोगे तो यहां पर धीरे धीरे काफी देखिए इस क्षेत्र में जो प्रकृति थी इस क्षेत्र की वो बदल गई, मूल प्रकृति नहीं रही और यहां पर कई सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इस क्षेत्रों में उभरी। कई सारी परंपराएं नहीं उभरी। ठीक है, और कई सारी जो पुरानी परंपराएं थी उनका विनाश भी हुआ। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी। यानी कि कहा जा रहा है भारत की जो संस्कृति है ये एक दूसरे से कट करके नहीं पनपी। भारत में जो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग क्षेत्र थे, इनकी संस्कृति क्या है कि मतलब एक दूसरे से कटके नहीं पनपी, एक साथ ही सभी की संस्कृतियों का मतलब विकास होता रहा। ठीक है, सभी की संस्कृति का विकास होता रहा, कट करके एक दूसरे का नहीं हुआ। हालांकि उनका जो अगर चरित्र की बात की जाए तो उनके चरित्र की अधिक विशेषताएं बनी रही, मगर समन्वय की जो सर्व क्षेत्रीय ताकत थी उसका प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ता रहा। यानी कि सभी की संस्कृति का एक साथ विकास हुआ, सभी की संस्कृति में धीरे धीरे एक साथ परिवर्तन आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि माई मतलब आधे भारत की संस्कृति तो बदल गई और आधे भारत की संस्कृति जो थी वो वैसी की प्राचीन ही बनी रही। अगर आप देखोगे तो संपूर्ण भारत की आपको एक जैसी संस्कृति देखने को मिलती है। तो जी हजार वर्ष के दौरान जो परिवर्तन हुए वो पूरे भारत में हमें देखने को मिलते हैं, किसी एक छोटे इलाके में परिवर्तन देखने को नहीं मिलते। जो भाषा को लेकर परिवर्तन आए, जो संस्कृति को लेकर परिवर्तन आए, जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए, वो हमें पूरे इलाके में देखने को मिलते हैं। जो परंपराएं बदली वो पूरे इलाके में वो बदलती हुई देखने को मिलती है। लेकिन कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर परिवर्तन नहीं भी हुए। जैसे कि अगर हम अपने उत्तर भारत में देखें तो यहां पर हमें रात में शादी विवाह देखने को मिलते हैं। कब? रात में बारात जाती नहीं जाती, हिंदुओं में रात में शादी विवाह होते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में अगर आप देखोगे तो जैसे प्राचीन काल से दिन में शादी विवाह होते रहे वैसे ही अभी भी दिन में शादी विवाह होते। हुआ क्या था, हमारे यहाँ पर जब मुगलों का प्रभाव बढ़ा, ठीक है, तो जब दिन में शादी होती थी तो मुगलों का इनके ऊपर ना दबाव काफी रहता था। कई बार क्या है कि शादियों से लोग मतलब लूटपाट होता था। ठीक है, सैनिक आ गए, हिंदू लोग जो थे काफी परेशान होकर के रहे। जब परेशान होकर के तो इन्होंने चुपचाप रात में शादी वगैरह करना शुरू कर दिया। ठीक है, मुगलों के दबाव की वजह से। और वहीं अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में मुगलों का अधिक प्रभाव ही नहीं हुआ। जब वहां पर प्रभाव नहीं हुआ, ठीक है, तो उस वजह से दक्षिण भारत में आज भी जैसे पहले दिन में शादी हुआ करती थी वहां पर दिन में ही शादी आज भी हमें देखने को मिलती। हमारे यहाँ की संस्कृति में यहाँ पर परिवर्तन आ गया मुगलों की वजह से। ठीक है, हमारे यहाँ पर हिंदुओं की जो शादी होती उत्तर भारत में यहां पर आप देखोगे रात में होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर मुगलों का काफी अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि कई सारे परिवर्तन हुए। कुछ परिवर्तन पूरे देश में देखने को मिलते हैं लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जो पूरे देश में नहीं हुए। अब हम बात करते हैं भाषा और क्षेत्र की। ये हमारा एक अगला और नेक्स्ट टॉपिक है। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। आप देखोगे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि कर्नाटक में बोली जाती थी, दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, गुजरी जो कि गुजरात में बोली जाती थी, इसके अलावा माबारी, ठीक है, ये तमिलनाडु में बोली जाती थी, गौड़ी जो कि बंगाल में, अवधी जो कि उत्तर प्रदेश में और अवधी लगभग आज भी बोली जाती है, हिंदवी जो कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है। इन भाषाओं के विपरीत एक और भाषा है जिसे संस्कृत कहते हैं। ठीक है, संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे और आम जनता इसे नहीं जानती थी। अगर हम भाषा की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई सारी भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें यहां पर हमने देखा कि जो अमीर खुसरो हैं इन्होंने इन भाषाओं की चर्चा भी की। ठीक है, अमीर खुसरो ने जब
सन 1318 में अपनी पुस्तक को लिखा तो उन्होंने इस बात के ऊपर गौर किया कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती, जिनमें से हमने जिन भाषाओं का नाम लिया इन सभी भाषाओं का इन्होंने वर्णन अपनी पुस्तक में किया हुआ है। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो पुस्तक लिखी उसके बारे में अभी हमने ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में इन सभी भाषाओं का वर्णन किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा कि इन सभी भाषाओं के अलावा एक भाषा संस्कृत भी है जो कि ब्राह्मणों की भाषा है। इस भाषा, ये एक प्राचीन भाषा है और इसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। ब्राह्मण के अलावा पहले शासक वर्ग थे वो भी जानते थे, लेकिन जैसे जब मुगलों का प्रभाव बढ़ा तो हमारे यहाँ के जो हिंदू शासक हैं केवल उन्हीं को इनका ज्ञान रह गया था। ठीक है, बाकी जो मुगल शासक थे वो तो इसके विषय में जानना दूर की बात रही, पहचानते भी नहीं थे कि ये भाषा है भी या नहीं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर मतलब विद्वान लोग आए थे उन लोगों ने इन भाषा के बारे में जाना। लेकिन हाँ, एक मिनट, जो बाबर था, ठीक है, बाबर एक ऐसा शासक था जिसने हमारे यहाँ पर मतलब हिंदुओं के एक चीज को बहुत अडॉप्ट किया। वो किसको पता, वो मतलब चीजों की दिशाओं के विषय में बहुत मानता था। एक मिनट, आ, क्या होता है, क्या होता है, वास्तुकला, वास्तु, ठीक है, वो वास्तु को बहुत मानता था बाबर। बाबर के बारे में ये वर्णन हमें देखने को मिलता है कि बाबर एक ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन उसने वास्तु का बहुत अधिक ध्यान रखा। उसने हमारे सनातन धर्म से वास्तु को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, वास्तु के हिसाब से कपड़े पहनता था, वास्तु के हिसाब से खाना खाता था, वास्तु के हिसाब से अपने घर में हर चीज को लगा रखा था। दिशा के ऊपर उसने बहुत ध्यान दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पुराने और नए धर्म। अब हम यहां पर धीरे से धर्म की भी बात कर लेते, पुराने और नए धर्मों की। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है इन हजार वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। भाई कई सारे अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में आए, ईसाई भी आए। ठीक है, हिंदू तो पहले से मतलब सनातनी तो पहले से थे ही थे। इसके अलावा हमने देखा था कि बौद्ध भी आए, जैन भी है। बौद्ध और जैन धर्म का हमारे यहाँ पर ही उदय हुआ। फिर हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर आगे कौन लोग आगे थे, ईसाई लोग। ठीक है, ईसाई के बारे में इस्लाम आए। इसके अलावा सिख लोग भी हमारे देश में देखने को मिले, सिख धर्म का भी जन्म हुआ। तो हमारे यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी धार्मिक परंपराओं का उदय हुआ। ठीक है, इससे क्या है कि इन हजार वर्षों के दौरान धर्म के क्षेत्र में हमें बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक बातें यहाँ पर दी गई जिनको समझ लीजिएगा। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर होती थी। वैयक्तिक का अर्थ होता है व्यक्तिगत। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर पर कभी कभी लोगों की दैविक तत्व यानी कि भगवान के क्षेत्र में अपनी अपनी आस्था व्यक्तिगत होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप जो था वो सामूहिक होता था। देखो, हमें यहां पर कहने का अर्थ यह है कि कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि अगर हम भक्ति की बात करें तो लोग यहां पर अपनी व्यक्तिगत आस्था भी रखते थे। ठीक है, और कई बार सामूहिक रूप से भी लोगों की आस्था हमें यहां पर देखने को मिलती थी। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म, ठीक है, प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मतलब कई जगहों पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो दैविक तत्व में लोगों की आस्था थी, ठीक है, सामूहिक आस्था थी, ये हमें क्या है कि यानी कि अगर हम धर्म की बात करें तो ये स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। कि भाई जो इलाका है, इलाका में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनका जो जो समुदाय के लोग हैं, इनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसे जैसे इन लोगों की जो सामाजिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है ये बदलती गई, इन समूहों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में भी परिवर्तन आता गया। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो स्तूप बनाए गए, पहले इन स्तूपों का निर्माण मिट्टी का किया गया था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों की आस्था में परिवर्तन आया, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया, तो लोगों ने जो स्तूप थे उनको ईंटों से ढक दिया। फिर इनके ऊपर मतलब कलाकृतियां बनाने लगे। ठीक है, फिर इनको मतलब बहुत ही महंगे महंगे पत्थरों से सजा डाला, कितना सुंदर बना दिया। इसी तरह से यहां पर ये कहा जा रहा है, अगर आस्था की बात की जाए, ठीक है, तो आस्था की यहां पर जो बात की जा रही है, देखो दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। कि व्यक्ति जो है, यहां का समाज जो है वो कितना सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत है। जो जितना सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होता था उसके यहां पर धर्म की आस्था को लेकर के जो बातें होती थी वो उतनी ही प्रबल तौर पर की जाती थी। ठीक है, ये बात यहां पर कही जा रही। आगे इसके एग्जाम्पल भी दिए गए जिनके माध्यम से इसको डिटेल में समझो। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बड़े परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताओं का उद्भव हुआ। ठीक है, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता प्रभाव और बढ़ता महत्व
तथा सत्ता आदि हमें देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर जो एक बात कही जा रही है कि जैसे-जैसे मतलब परिवर्तन हुआ, ठीक है? इस दौरान जो हमें धार्मिक परंपराओं में बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें एक जो परिवर्तन देखने को मिला कि कई सारे देवी-देवताओं का हमें उद्भव देखने को मिला। तो इसका अर्थ पहले समझ लो, बाकी चीज़ें तो आपको पता होंगी और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो देवताओं का जो हमें उद्भव देखने को मिला, इसके पीछे का रीज़न दिया जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी से मैं आपको बताता चलूँ। देखो, इसके पीछे का रीज़न कहा जाता है, जब हमारे यहाँ पर ब्राह्मणों ने मतलब सारे के सारे धर्म को अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है? पूरे सनातन धर्म को कंट्रोल में ले लिया था और लोगों को अलग-अलग जातियों में डिवाइड कर दिया, ठीक है? तब जब और लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, तब लोगों ने अपने स्थानीय देवता बना लिए थे। क्या? स्थानीय देवताओं को बना लिया। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, कहा गया, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कहा गया था कि भक्ति परंपरा में ऐसा कहा गया था कि अगर आप भगवान को सच्चे मन से मतलब सच्चे मन से भक्ति करते हो, तो आप जिस रूप में चाहोगे उस रूप में भगवान आपको दर्शन देंगे। तो इस तरह से कई सारी बातें रखी गई और फिर लोगों ने अपने स्थानीय देवी देवताओं का उद्भव किया, ठीक है? लोग स्थानीय रूप से अपने देवी देवताओं की पूजा करने लगे। जब ब्राह्मणों ने देखा कि भाई ये तो मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग कई सारे देवी देवता बनने लगे हैं, ठीक है? तब इन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में ये जाते थे, ठीक है? और उन देवी देवताओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे कि आप जिस देवता की पूजा कर रहे हो, इस देवता की मतलब पहचान क्या है, ठीक है? ये कौन देवता है, ठीक है? और फिर उन देवता को गला दर्द करने लगा, एक मिनट, पानी पी लेता हूं। हाँ, तो अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे-जैसे मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के देवी-देवताओं का उद्भव हुआ, तो ब्राह्मणों ने उनसे जाकर के पूछा कि भाई आपके जो देवता हैं, इनकी विशेषताएँ क्या हैं? ये किस प्रकार के देवता हैं? और फिर उनको प्रमुख देवता या प्रमुख देवी का एक रूप बता दिया। जैसे अगर हम देखें हमारे उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के बारे में हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो भगवान जगन्नाथ जो हैं, इनको भगवान विष्णु का एक अवतार बता दिया गया, उनका एक रूप बता दिया गया, ठीक है? किनको? भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक रूप बताया, क्योंकि इनको जगन्नाथ कहा जाता है, जग के नाथ, ठीक है? पूरे संसार के स्वामी बताया गया। और फिर ब्राह्मणों ने कहा कि भाई पूरे संसार के स्वामी तो हमारे भगवान विष्णु है, अर्थात ये जो रूप आपका है भगवान का, ये भगवान विष्णु का ही रूप है, ठीक है? इसी तरह से माता दुर्गा रानी के कई सारे अलग अलग रूपों को इन्होंने देखा और उनको माता रानी का मतलब एक अवतार या फिर उनका एक रूप बता करके ऐसे इन्होंने मतलब क्या किया यहाँ पर, जो कई सारे देवी देवताओं का उद्भव किया गया था, उसको संगठित करने का यहां पर फिर ब्राह्मणों ने जो रायता इनके द्वारा फैलाया गया था, इस रायता को समेटने का प्रयास किया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था और इनके संरक्षक भी थे, ठीक है? नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी बढ़ गया था। कहने का अर्थ यहां पर यह कि भाई अगर हम संस्कृत ग्रंथों की बात, ब्राह्मणों की बात करें, तो ब्राह्मणों को संस्कृत का ज्ञान था, संस्कृत ग्रंथों का बहुत बड़े पैमाने पर ज्ञान था। देखो, ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जिसने शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा, और जिसने शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा उसे समाज में कभी भी आप समाज से बाहर नहीं कर सकते। देखो, शकुनी व्यक्ति, शकुनी, ठीक है, वो केवल ज्ञानी व्यक्ति था, उसे ज्ञान था, और ज्ञान के बल पे अगर आप देखोगे तो उसने पूरे के पूरे महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण भगवान के समान टक्कर दी, ठीक है? श्री कृष्ण भगवान के समान अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया, उसने पूरी महाभारत रच डाली, इतने बड़े जो वंश था ना, उस वंश का नाश करवा डाला अपनी जिद को लेकर के, अपने ज्ञान के बल पे केवल, ठीक है? तो यहां पर जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों ने कभी भी अपने ज्ञान का साथ नहीं छोड़ा, ग्रंथों का साथ नहीं छोड़ा, और इन्हीं संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान की वजह से ब्राह्मणों का समाज में बहुत आदर होता था। इनके संरक्षक भी थे। अच्छा, संरक्षक कौन थे? तो नए नए राजा जो बने थे, नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, वो सबसे पहले ब्राह्मणों का समर्थन पाने की कोशिश करते थे। उनको पता था कि अगर ब्राह्मणों का समर्थन हमें मिल गया तो लोग हमें आदर की दृष्टि से देखने लगेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का भी आदर हो रहा है। आज के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, नेता लोगों के पास में भाजते हैं, हमारे यहाँ के युवा, नेताजी राम राम, नेताजी ये, नेताजी वो, विधायक जी ये, विधायक जी वो, करते नहीं करते? पहले ब्राह्मणों के पीछे भागते थे राजा लोग ये, ठीक है? और अब आजकल के बच्चे किसके पीछे भागते हैं? नेताजी के पीछे। और नेताजी क्या करते हैं? इन्हें ठेंगा दिखाते हैं, इनका उपयोग करते हैं। नेताजी सभी बच्चों का उपयोग करते हैं, क्या?
छात्र नेता, ठीक है, छात्र ने सभी को छात्र नेता बना दिया। चुनाव आ रहा है, चलो सब लोग दौड़ो, काम करो, इस स्थल पर जाके झाड़ू लगानी है, वहां जाकर पानी बंटवाना है, वहां वोट मांगने जाना है, यहाँ पोस्टर लगने हैं, वहां प्रचार के लिए जाना है। बस छात्र नेता दौड़ने में लगे पड़े, ठीक है। पहले क्या होता था, ये जो राजा महाराजा थे, ये ब्राह्मणों का आदर करते थे, और ब्राह्मणों के पास में जब जाते थे तो ब्राह्मण इनसे ये नहीं कहते थे कि भाई यहाँ पोस्टर लगाओ, यहाँ प्रचार करो, वहां करो। ब्राह्मण ज्ञान देते थे, आइडिया देते थे कि आप आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है, किस तरह से जनता का समर्थन प्राप्त किया जाए। तो हमें ऐसे व्यक्ति का आदर करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाए, ठीक है। आप अपने गुरुओं के पास में जाओ, अपने गुरुओं का सम्मान करो, ठीक है, जो आपके टीचर हैं, ना कि नेता लोगों का, ठीक है। नेता लोग तो किसी के सगे नहीं है, ये अपने बाप के सगे नहीं होते हैं, ठीक है। आप तो दूर की बात रहे, ठीक है, नेता कभी किसी का सगा नहीं है। नेता वही जिसने सबको ठगा, ठीक है। नेता के ऊपर बहुत बढ़िया पहाड़ा बनाया गया, नेता एकम नेता, नेता दूनी चार, नेता दूनी दगाबाज, नेता तियों तिकड़मबाज, नेता तेको 420, ऐसा हमारे यहाँ पर एक पूरा गाना है, ठीक है। तो नेताओं के पीछे भागना बंद करो और ऐसे लोगों के पीछे जाओ जिनसे आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जो आपको आइडिया देते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। आगे कहा जा रहा है इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था, ठीक है। भाई समर्थन मिल गए, समर्थन किसका मिला, राजा का, ठीक है। तो भैया इनका दबदबा और अधिक बढ़ने लगा। कहते ना कि भाई एक गुरु को उसका शिष्य महान बनाता है, ठीक है, एक गुरु को उसका शिष्य हमेशा महान बनाता है। तो यहां पर जो ये ब्राह्मण लोग थे, जब इनको राजाओं का समर्थन मिला तो ये अपने आप आगे बढ़ने लगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है यही वह युग था जब इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस्लाम धर्म का इसी टाइम पे आगमन हुआ, ठीक है, ईसाई धर्म का इसी टाइम पे आगमन हुआ। इसके अलावा सिख धर्म की अगर बात करें तो उसका भी इसी टाइम पे आगमन हमारे भारत देश में, इसी टाइम पर उद्भव हमारे देश में होता है। सिख धर्म तो हमारे देश से ही निकला है ना, तो इसका उद्भव हमारे देश में इसी टाइम पर हुआ है। आगे कहा जा रहा है कुरान शरीफ, हाँ मतलब नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि हमारे यहां पर जो व्यापारी लोग पहले व्यापार करने के लिए आते थे, ये इन रास्तों से भली भांति परिचित थे और यही इस्लाम को हमारे भारत में लेकर के आए, ठीक है। अब जो कुरान शरीफ है, मुसलमान जो है कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और केवल एक ईश्वर अर्थात अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इनका मानना है कि केवल अल्लाह वही परम सत्य है और वही है, बाकी सब एक समान है। ईश्वर सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, और अल्लाह के अलावा और अल्लाह एक ही है, ठीक है, बाकी सब एक समान है। इसके अलावा आगे कहा जा रहा है कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों ने धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण दिया। एक मिनट क्या कहा जा रहा है, यहां पर बहुत ही अच्छी बात कही जा रही, कहा ही जा रहा है कई सारे शासकों ने इस्लाम और इसके विद्वानों का, इसके अलावा धर्मशास्त्रियों का और न्याय शास्त्रियों, जो न्याय के ऊपर बात करते थे, जिनको उलेमा कहा जाता था, न्याय शास्त्रियों को इस्लाम में उलेमा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ के कई सारे शासकों ने इस्लाम और इसके विद्वान लोगों का, ठीक है, इसके अलावा उलेमा लोगों का इनका समर्थन किया, इनको संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। और फिर इसके बाद में जब हमारे यहाँ पर इस्लामिक राजा आ गए तो उन्होंने तो इनको मतलब बहुत अधिक समर्थन दिया, इतना समर्थन दिया कि यहां पर इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाए। आज हमारे देश में इतने मुसलमान देखते हो जो आप, ये क्या सारे के सारे यहां पर आकर के बसे हैं? बिल्कुल भी नहीं, इनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर। आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है इसको भी देखते हैं। तो हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे, स्टार्टिंग से करते हुए आए और आज भी करते हैं, ठीक है। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब को के दामाद अर्थात अली को अपने को मुसलमानों का विधि संबंध नेता मानते थे, और कुछ थे सुन्नी जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब यहां पर समझो, हम कहते हैं, कई लोगों के मुंह से आपने कहते हुए सुना होगा कि भाई इस्लाम धर्म में एकता है, इस्लाम धर्म में जातिवाद नहीं है, इसमें विभाजन नहीं, इसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है, ठीक है। हम मानते हैं वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनकी अपनी एक व्यवस्था है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक आपको सिया वर्ग मिलेगा, एक आपको सुन्नी वर्ग मिलेगा। जो सिया वर्ग के व्यक्ति हैं ये सुन्नी लोगों के साथ में नहीं रहते, और सुन्नी वर्ग के जो व्यक्ति हैं ये सिया लोगों के साथ में नहीं रहते, ठीक है। इन दोनों की आपस में बनती नहीं, क्योंकि जो
जो सिया वर्ग के व्यक्ति हैं, ये मुसलमानों को एक वर्ग है मुसलमानों का सिया, ठीक है। ये पैगंबर साहब के दामाद था एक, जिसका नाम था अली, ठीक है। इनको मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आपको मिलते हैं सुन्नी वर्ग के व्यक्ति। जो सुन्नी वर्ग के व्यक्ति हैं, ये खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं, खलीफा लोगों को अपना खलीफा लोगों के प्रभुत्व को, इनके दबाव को स्वीकार करते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा ही थे। इस्लाम के स्टार्टिंग के टाइम पर अगर आप देखोगे तो इसका नेतृत्व खलीफाओं ने किया था। खलीफा तो आप जानते हो किसे कहते हैं, ठीक है। आज के टाइम पर भी खलीफा शब्द का काफी प्रयोग किया जाता है। तो खलीफा जो आरंभिक दौर में, इस्लाम के आरंभिक टाइम पर जिन लोगों ने इस धर्म का नेतृत्व किया, इस धर्म को आगे बढ़ाया, उसे खलीफा कहा जाता है, ठीक है। और आगे भी इसकी इनकी परंपरा चलती रही, ठीक है। तो इस धर्म को अगर हम देखें तो दो पार्टों में डिवाइड हो गया इस्लाम धर्म। एक आपको सुन्नी मिलते हैं और एक आपको सिया मिलते हैं, ठीक है। जो सिया लोग हैं, ये पैगंबर साहब के जो दामाद हैं अली, इनको अपना विधि सम्मत नेता मानते हैं। और जो सुन्नी लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि खलीफा उसे कहते हैं जिसने आरंभिक दौर में इस्लाम का जब स्थापना की गई थी तब इस धर्म को आगे बढ़ाया था, ठीक है। इस्लामिक न्याय सिद्धांत जो है विशेषकर भारत में हनफी और सफी, ये दो इस्लामिक न्याय सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस्लामिक न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी मतलब कई सारे विचार अलग अलग, कई सारे अंतर हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर के विभिन्नताएं देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। अलग अलग धर्मों, सभी धर्मों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इस्लाम क्या कोई अकेला धर्म थोड़ी ना है। किसी भी धर्म को उठा लो, हर धर्म में आपको एक ही चीजों की चार चार बातें देखने को मिलेंगी। अब आप सनातन धर्म में आ जाओ, ठीक है, और सनातन धर्म के ग्रंथों को उठाकर पढ़ो। आप ये पूछो कि भाई भगवान विष्णु बड़े हैं या भगवान शंकर बड़े हैं, ठीक है, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। कोई कहेगा नहीं विष्णु बड़े हैं, कोई कहेगा नहीं शंकर बड़े हैं। और अगर आप इन दोनों लोगों से पूछोगे, ग्रंथों से पूछोगे, तो ग्रंथ कहेंगे कि भगवान जो विष्णु है वो शंकर भगवान के नाम को जपा करते हैं और शंकर भगवान भगवान विष्णु के नाम को जपा करते हैं। अब पूछो दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों को एक ही बता दिया गया है, ठीक है। कोई कहता है भगवान शंकर बड़े हैं, कोई कहता है भगवान विष्णु बड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो हर धर्म में आपको ये आप बातें देखने को मिलेंगी, विविधताएं देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, जो हम आज के टाइम पर हमारा इतिहास पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, फिर आधुनिक भारत का इतिहास है। इसको कैसे डिवाइड किया गया कि ये आधुनिक भारत का है या ये मध्यकालीन भारत का है, और जो टाइम पीरियड हमारे यहाँ के इतिहास का डिसाइड करते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई हम 1 साल तक के इतिहास को इसमें रखेंगे या फिर 2 साल तक के इतिहास को इसमें रखेंगे। डिसाइड करने की इनकी टेक्निक क्या है, इसको भी यहां पर समझो, ठीक है। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटे या फिर दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भाई इतिहास जब हम पढ़ते हैं, हमने भी डिस्कस किया प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में, स्टार्टिंग से लेकर के आज से लगभग 700 स्टार्टिंग से लेकर के 700 ईस्वी तक के इतिहास को हमने प्राचीन भारत के इतिहास में रखा। फिर हमने 700 से लेकर के और 1750 या फिर 1800 साल तक के इतिहास को 1800 ईस्वी तक के इतिहास को हमने रख दिया मध्यकाल में। तो हमने कैसे डिसाइड किया कि जो 1800 साल तक का इतिहास है वही मध्यकाल में रहेगा, इसके आगे का इतिहास क्यों मध्यकाल में हमने नहीं रखा, या फिर सन 700 से ही हमने मध्यकाल को क्यों शुरू किया, हमने सन 1000 हमने 800 से क्यों नहीं शुरू किया, या हमने जब ईसा मसीह का जन्म हुआ मतलब जिस दिन पहली तारीख पहला महीना था, आज से 2000 साल पहले से हमने मध्यकाल को शुरू क्यों नहीं कर दिया। इस बात को यहां पर समझो, ठीक है। तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी कैलेंडर की तरह नहीं देखते, ठीक है। इस बात को, समय को किस तरह से देखते हैं, इस बात को समझो। जो इतिहासकार हैं, इनका नजरिया ये होता है कि जो समय है ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में आने वाले सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। इनका कहना यह है कि जब हम देखेंगे, जब एकदम से किसी क्षेत्र में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा तो उसे हम यहां पर परिवर्तन, उसे हम एक अलग नए कालखंड के रूप में रखेंगे। जैसे हमने प्राचीन भारत में देखा था, जब हमें बहुत बड़े पत्थरों का प्रयोग देखने को मिलता है तो हमने उसे लघु पाषाण युग कहा था,
ठीक है, लघु पाषाण युग कहा था, ठीक है। लेकिन जो हमने देखा जहां पर हमें छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग देखने को मिला, उसे हमने मेसोलिथ या फिर क्या है कि मतलब छोटे मेसोलिथ कहा, ठीक है, या फिर उसे नव पाषाण युग कहा गया, ठीक है। और नव पाषाण युग के जो औजार थे वो छोटे छोटे पत्थरों के बनाए जाने लगे। इसी तरह से इतिहासकारों को कहना यह है कि जो हम इतिहास में अलग अलग टाइम पीरियड को रखते हैं, ठीक है, ये कैसे रखते हैं, उस समय के सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टाइम पीरियड के इस इतिहास को अलग अलग टाइम पीरियड में हम रखते हैं। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, ठीक है, कि भाई इस टाइम के जो इतिहास, इस टाइम के जो लोग हैं, उनके विचारों और उनके जो विश्वास है उसमें कितना परिवर्तन रहा, और इसके बाद में जो लोग आए उनके विचार और उनके विश्वासों में कितना अधिक स्थायित्व था, कितना अधिक परिवर्तन था, ये हमें देखने को मिलता है, कितना अधिक स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया, ठीक है। अब हम अगर कह दें कि भाई नहीं, आज से लेकर के कल तक का इतिहास आज है, ठीक है, और कल से लेकर परसों तक का जो इतिहास रहेगा वो कल का रहेगा, ठीक है, पर दोनों के, जबकि दोनों के दोनों दिन जो है बिल्कुल सेम क्वालिटी के हैं, तो भाई इसमें तो हम विभाजन कर ही नहीं सकते ना। तो इतिहासकारों ने सामाजिक और आर्थिक संगठन में जो परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों के हिसाब से अलग अलग कालखंडों को निर्धारित किया है। उस हिसाब से इन्होंने हमारे भारत के इतिहास को तीन वर्गों में डिवाइड किया, एक आपका प्राचीन भारत, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत और तीसरा आपका आधुनिक भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, यदि अतीत को, एक मिनट, यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों और या फिर कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन करना कुछ आसान हो जाता। अतीत यानी कि हमारा जो बीता हुआ समय, अगर उसे हम, ठीक है, किसमें रख दें, समय की विशेषता रखने वाले, कि भाई या इस समय परिवर्तन हो रहा है, इस समय ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, इस समय पर हमें इस क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलता है, पूरे समाज में परिवर्तन अब आना शुरू हो गया, ठीक है। तो अगर हम समान विशेषता रखने वाले बड़े बड़े युगों और काल खंडों में बांट दें, जैसे कि हम अगर देखें कि भाई जो हमारा सन 2021 रहा है, ठीक है, ये सन 2021 कोरोना काल का टाइम रहा है, ठीक है। 2022 का जो रहा है, इस समय क्या है कि हमारे यहाँ पर बहुत अधिक सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज देखने को मिली। इस समय जितने भी अकाउंट्स थे सोशल मीडिया पर, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई का दौर खड़ा हो गया। इस समय आते आते क्या है कि जितनी भी कोचिंग्स थी वो सारी ऑनलाइन आ गई, तो इसको हम एक अलग कालखंड में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो परिवर्तन है चूंकि मतलब काफी समय से होता हुआ आ रहा है, ठीक है, मतलब ये एक अलग भाग नहीं है, इसलिए हम अलग मतलब अलग युग का परिवर्तन नहीं कह सकते, लेकिन एक अलग कालखंड का परिवर्तन कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत के इस टाइम पीरियड में हमें ये विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। वही बात यहां पर कही जा रही है, यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों में या फिर युगों में या फिर कालों में बांट दिया जाए, तो इससे हमें अतीत का अध्ययन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अगले पॉइंट में जैसे कि यहां पर क्या किया, समान विशेषता रखने वाले युगों में पहले से बांटा गया आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत में सारी चीजें आधुनिकता के आधार पर देखने को मिलती है। मध्यकालीन भारत में हमें विकास क्रम देखने को मिलता है, जो कि हमने डिस्कस किया। प्राचीन भारत में हमें सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। पूरी पूरी एक जैसी चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकार ने, जो हमारे यहाँ के अंग्रेज इतिहासकार आए थे, इन्होंने कहा भाई हम बहुत विद्वान हैं और हम तुम्हारे यहाँ के इतिहास को बहुत ही बारीकी से और अच्छे ढंग से लिख के दिखाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स करती हैं कि हमारे यहाँ से ये टॉपर पढ़ के गए हैं, वो टॉपर पढ़ के गए हैं, और एक ही टॉपर की 10-10 कोचिंग सेंटर्स फोटो लगा के बैठ जाती हैं कि भैया देखो हम ये सारे के सारे टॉपर जो है हमारी कोचिंग से पढ़ के गए। मैं तो एक बार एडवर्टाइजमेंट देख रहा था एक कोचिंग के, एक ही व्यक्ति को दो जगह पे दिखाया, एक रैंक 1 पे और एक रैंक 18 पे, ठीक है। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला था, उसमें भाई न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलवाते हो वहां पर तो सही से लिखा करो, वहां पर भी नहीं लिखते सही से, ठीक है। तो यहां पर जो अंग्रेज इतिहासकार थे हमारे आज की कोचिंग सेंटर की तरह थे। इन्होंने क्या किया, अब आज देखो इसको, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतिहास को 3 प्रमुख युगों में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि भारत का जो इतिहास है ये एक हिंदुओं का है, एक मुसलमानों का है, और एक ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिशों का इतिहास है। अच्छा, फिर हमारे यहाँ के जो इतिहासकार थे इन्होंने इनकी बहुत अच्छे ढंग से खटिया खड़ी की। क्या किया, इसको भी मांगी देखें। इन्होंने कहा कि ये जो विभाजन है इस विचार के आधार पर है कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है।
इसके अलावा अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। ऐसा कैसे है? ठीक है, शासक भाई समाज के ऊपर ही तो राज करेंगे, समाज में परिवर्तन आएगा, ठीक है, और शासक समाज में परिवर्तन आएगा तो शासक अपने आप बदलते जाएंगे। शासक बदलेंगे उस आधार पर हम समाज का इतिहास तय करेंगे, या फिर समाज में परिवर्तन आएगा उस हिसाब से हम समाज का इतिहास तय करेंगे। भाई हम समाज के हिसाब से, अब भाई आप एक बात बताओ कि जब हमारा जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल के तो हमें शासकों के बारे में भी बहुत अच्छे ढंग से जानकारी नहीं है, ठीक है, उनका धर्म क्या था, जैसे कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें हमें पता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या उस समय के इतिहास को हम जोड़ेंगे ही नहीं? उस समय के तो राजाओं के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या हम उस समय के इतिहास की बात ही नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे यहाँ के इतिहासकारों के ने जब इनकी इस विभाजन को देखा तो इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। इन्होंने तो कह दिया कि भाई शासक का धर्म ही एकमात्र परिवर्तन होता है, कि पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम हो गए, फिर ब्रिटिश आ गए। अज्ञानी पुरुष ने अपनी अज्ञानता को दिखा दिया। भाई व्यापारी थे, बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमारे भारत को गुलाम बना लिया, विभाजन की राजनीति आती थी, लेकिन ज्ञानी पुरुष नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि भाई अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। अच्छा, इसके बाद कहा गया इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की जाती है। हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने कह दिया कि भाई आप तो हमारे यहाँ की विविधता की उपेक्षा कर रहे हो, हमारे यहाँ पर इतनी अधिक विविधता आपको देखने को मिलती है कि शासक तो मतलब एक तो नाम का शासक है, शासक के अलावा बहुत सारी चीजें, और आपने सभी चीजों को छोड़ दिया और केवल शासकों को ध्यान में रखा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने कहा कि इस काल विभाजन को मतलब हाँ, जो दिया गया उसको पढ़ते हैं, फिर शासकों ने जो कहा उसको देखेंगे। हमारे यहाँ के इतिहासकारों का मानना है कि इस काल विभाजन को एक मिनट, बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं, जो कि आज की बात कही जा रही है। फिर हमारे यहाँ के इतिहासकारों का कहना है कि अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। उन्होंने कहा शासक का धर्म एकमात्र नहीं है परिवर्तन, हमारे यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक कारक ही निर्धारित करेंगे कि विभिन्न कालखंड मतलब आर्थिक और सामाजिक कारक के आधार पर हम विभिन्न कालखंडों को डिवाइड करेंगे। जब हमारे यहाँ के सामाजिक कारक में बड़े परिवर्तन दिखेंगे, जब आर्थिक चीजों में बड़े परिवर्तन दिखेंगे, तब हम उसे एक अलग कालखंड में रखेंगे, ठीक है। और जिस कालखंड में हमें समान आर्थिक और समान सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहे, उसे हम एक कालखंड में रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। प्राचीन भारत जिसमें अगर हम देखें तो समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, ठीक है। इसमें हमें कई प्रकार के समाज देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इन सभी की प्रकृति धीरे धीरे बदल रही थी और एक ही थी। एक बहुत बड़े परिवर्तन यहां पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अगर इसमें देखें तो शिकारी संग्राहक थे, प्रारंभिक दौर के कृषि थे, ठीक है, जिन्होंने स्टार्टिंग में खेती करना शुरू किया था। स्टार्टिंग में मतलब शिकारियों की तो बात हटा ही दो, ठीक है, तो आरंभ से करते ही चले आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रारंभिक दौर के कृषि जिन्होंने खेती करना शुरू किया था, जिन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, तो प्रारंभिक दौर के पशुपालक भी थे। शहरों का बसाव हो रहा था, गांव के निवासी गांव में बसना शुरू कर रहे थे। प्रारंभिक दौर के राज्यों का उदय हो रहा था, साम्राज्यों का विकास हो रहा था। तो जब ये सब विकास क्रम चल रहा था तो इसको हमने रखा प्राचीन भारत की श्रेणी में, ठीक है। फिर आता है आपका मध्यकालीन भारत, ठीक है। मध्यकालीन भारत में क्या रखा गया, मध्यकालीन इतिहास में आपको कृषक समाज का विस्तार देखने को मिलता है। जो किसान वर्ग थे, इन्होंने अब विस्तार करना शुरू कर दिया, इन्होंने खेती की नई नई पद्धतियों को का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों का उदय होने लगा, बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय होने लगा, बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा। कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार की जानकारी मिलती है। यानी कि इसमें तो बहुत कुछ कह दिया गया। इनका कहना यह है कि भाई हमें तो कभी कभी यहां पर भाई वनवासी और ग्रामवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म देखने को मिलता है, कभी कभी इस्लाम धर्म का विकास देखने को मिलता है, कभी कभी यूरोप से व्यापारिक कंपनियों का आगमन देखने को मिलता है। इसे हम मध्यकाल की श्रेणी में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि मध्यकाल से पहले व्यापारिक कंपनियों का आगमन नहीं हुआ, इन नए नए धर्मों का आगमन नहीं हुआ। जो धर्म थे वो भारत में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हमें देखने को मिलता है, जो कि उस समय
के हिसाब से कंपैटिबल थे, यानी कि उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो कालक्रम की दृष्टि से जैसा समय चल रहा था वैसे ही उन्होंने अपनी चीज़ों को रखा और विकास किया। लेकिन जब हमारे यहाँ पर ये बाहर से चीज़ें आने लगी, इस्लाम बाहर से आया, इसके अलावा जो हमें मतलब ईसाई धर्म देखने को मिलता है ये भी बाहर से आया, तो ये एक अलग कालक्रम की ओर हमें दिखाता है। जब हमारे यहाँ पर विदेशों से लोग व्यापार करने के लिए आए तो यहाँ पर आर्थिक बदलाव आए, ठीक है। आगे बढ़ते फिर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से भी की जाती है, इसको भी देखते हैं। आगे चल करके हमारे यहाँ के इतिहासकारों ने क्या किया, मध्यकाल की तुलना और आधुनिक काल से भी, यानी कि जब भी कोई मतलब डिवाइडेशन किया गया, ठीक है, तो उसको बड़ा बहुत अधिक चर्चा के माध्यम से किया गया। कभी कभी क्या किया गया कि मध्यकाल जो हमारा भारत है इसकी तुलना आधुनिक काल से कर दी गई। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम मध्यकाल के साथ में देखें तो हमें भौतिक उन्नति बहुत कम देखने को मिलती है और बौद्धिक प्रगति भी बहुत कम देखने को मिलती है। ये मध्यकाल परिवर्तनकारी समय रहा है, हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन जितना आधुनिक काल में हमें भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति देखने को मिलती है, भौतिक उन्नति यानी कि चीजों के क्षेत्र में हमने जितनी चीजों का आविष्कार किया है, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना ली हमने, ठीक है, इतना अधिक बड़ा परिवर्तन समाज में, ठीक है। बौद्धिक प्रगति यानी कि हम नासा नासा आज आपको देखने को मिलता है, हम चांद तक पहुंच गए, भारत का इसरो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हर क्षेत्र में आज हमने उन्नति कर ली, ये मध्यकाल में तो हुआ नहीं, ठीक है। इसलिए इन दोनों की तुलना करना बेकार है, ठीक है। यानी कि हमारा आधुनिक काल जो ये मध्यकाल के समान नहीं है, ये एक आपको परिवर्तनकारी समय देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पर मतलब अंग्रेजों की कंपनी आ गई, इन्होंने बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आप देखो तो आधुनिक भारत में ही आपको सारे के सारे आविष्कार की चीजें देखने को मिलती हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, इससे आशय ये निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। अब यहां पर ना एक प्रश्न और उठ जाता है कि भाई अगर हम ये कहें कि भाई मध्यकाल में बौद्धिक प्रगति और भौतिक उन्नति हमें देखने को नहीं मिलती है, तो यहां पर कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भाई आपका मतलब क्या है कि मध्यकाल जो ये रूढ़िवादी था, कि पुरानी जैसी परंपराएं चली आ रही थी वैसी परंपराएं मध्यकाल में भी देखने को मिलती है। रूढ़िवादी यानी कि पुरानी परंपराओं को के साथ में आगे बढ़ना, ठीक है। तो रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे के कुछ इतिहासकारों ने यहां पर प्रश्न खड़ा कर दिया। जब ये प्रश्न खड़ा किया गया तो इसका उत्तर भी आया कि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, ठीक है। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में कई सारे परिवर्तन आए, ठीक है, प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी भारत में आकर्षित किया, ठीक है, यहां पर आकर्षित किया। यानी कि मध्यकाल जो है हमारा, ये ऐसा वैसा काल नहीं है, इसको ये मत समझो कि ये रूढ़िवादी काल था। जैसा प्राचीन काल में विकास हो रहा था ऐसे ही मध्यकाल में हुआ। मध्यकाल में अभी हमने पढ़ा, हमने देखा कि भाई बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों का विस्तार हुआ, ठीक है, देखा अभी हमने, ठीक है। धीरे धीरे हमने देखा कि भाई यहाँ पर अग्नियास्त्रों का प्रयोग होने लगा। हमारे यहाँ की उन्नति को देखते हुए विदेश की जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो पैसा कमाने के लिए भारत में आ गई। तो ये जो आपका मध्यकाल है ये रूढ़िवादी काल ना होकर के एक परिवर्तनकारी युग के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी ने आधार प्रदान किया और तभी जाकर के हमारा इतना आधुनिकता हमें देखने को मिलती है, हमारा भारत विकास कर पाया, ठीक है। आगे बढ़ते तो इतना हमारे आज के इस चैप्टर में था। देखो मध्यकाल में हमारा जो भारत था, आज के टाइम जैसे आप अमेरिका देखते हो, हमारे देश में, हमारे देश से अलग अलग देशों में जहां तक मुख्यतः अमेरिका में लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, अलग अलग मतलब पोस्ट प्राप्त करके पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाते हैं। पहले लोग भारत में आते थे पैसा कमाने के लिए, लोग कहते थे कि भारत जाएंगे व्यापार करेंगे, ठीक है। तो पहले भारत व्यापार का केंद्र बन गया था, ठीक है, जहां पर कई सारी विदेशी कंपनियां व्यापार करने के लिए आई थी। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, दृढ़ संकल्प ऐप को जरूर डाउनलोड करना। और आप हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को अगर परचेस करना चाहते हैं तो अभी के भी कीजिएगा। अभी हमारा कोड वैलिड है, DRIDH20, ठीक है। और ये बहुत ही जल्दी इसकी वैलिडेशन खत्म हो जाएगी, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। ये अधिक समय तक वैलिड नहीं रहेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो हम वहां पर पहले प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। चैनल पर सभी क्लासेस फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं तो दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, यहां पर आप नोट्स वगैरह परचेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही नोट्स परचेस करने में तो इस नंबर पर या तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी आप हमसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी और व्हाट्सएप नंबर हमारा ये आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है नए राजा और उनके राज्य। अब यहां से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था जिसमें हमने मध्यकाल का
की बात की कि मध्यकाल में क्या-क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, किन-किन क्षेत्रों में और क्या-क्या परिवर्तन हुए, ठीक है? आई थिंक कि आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो जिन लोगों ने परचेज़ किया हुआ है मैं उन सभी से कहता हूँ कि डाउट ग्रुप में अपने डाउट्स को डालो और मैं उन डाउट्स का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? एंड इसके टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ही जल्दी आने वाली जो कि जिन लोगों ने पेड कोर्स परचेज़ किया हुआ है, उनको हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज़ क्लास 6 की ऐड हो जाएगी, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।